नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 को सॉल्व किया है। बिल्कुल परीक्षा के प्रारूप के आधार पर प्रश्नों को डिजाइन किया गया था। अब यही क्रम इसमें भी चालू है, इसे देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो वेलेजली की सहायक संधि से संबंधित ये तथ्य है। तंजौर और इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था अक्टूबर 1799 में, ऐसा कहा गया है। और देखिए, पेशवा ने स्वीकार किया था 1801 में, बरार के भोसले ने 1802 में स्वीकार किया था और सिंधिया ने इसे स्वीकारा था 1804 में। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। और गलत इसका सी वाला है। जो बरार के भोसले वाला दिया है ना, वो 1802 नहीं होगा बल्कि 1803 होगा। दिसंबर 1803 यहां जो डेट है वो सही नहीं। इतना हमने देखा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो व्यवगत सिद्धांत था, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की जो पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत कुप्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय किया गया। तो ये अंतिम विलय था डलहौजी के शासन का। डलहौजी जब शासन में आता है, यानी भारत में गवर्नर जनरल की हैसियत से आता है, तो उसके बाद उसके विलय वाले काम शुरू हो जाते हैं। मतलब वहीं से वो हड़पना चालू कर देता है। तो ये क्रम से वो कई सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाता है और ब्रिटिश साम्राज्य के आकार में वृद्धि करता है। अंतिम विस्तारक यही माना जाता है। और अंतिम विलय उसने किया था अवध का, जो कि कुशासन के आरोप में किया गया था 1856 में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो लास्ट वाला है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्रदान किए थे और इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र काफी बड़ा एरिया कवर करते थे। आज का न तो बंगाल था, आज का न तो बिहार प्रांत आप जो देख रहे हैं वो वाला था, और न आज के समय के आकार वाला उड़ीसा था। ये तीनों मिलकर बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करते थे, जिसमें से कि आधी से अधिक जमीन जो है वो अलग अलग छिन्न भिन्न हो गई, कुछ तो दूसरे देश में चली गई। अब इसमें आप देखें कि ये कौन सी संधि थी। तो ये इलाहाबाद की संधि थी। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में होती है। और रॉबर्ट क्लाइव, ये अकबर का जो इलाहाबाद वाला किला है वहीं पर होती है, और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हस्ताक्षरित की जाती है। बक्सर का युद्ध भी बीता रहता है अभी हाल फिलहाल में। तो इसे हमने देखा, सी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो संगोली की संधि होती है 1816 में, सूरत की संधि होती है 1775 में, ल्हासा की संधि होती है 1904 में। ठीक है, करजन के समय पे। और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो देखिए, इसका डी वाला ही हो जाएगा। संगोली की संधि होती है 1816 में, सूरत वाली 1775 में, और ल्हासा की संधि होती है 1904 में। तो ये सब आपने देखा, और ये जो डी वाला ऑप्शन है इसे हम चुनते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ध्यान दीजिएगा, पहला जो एंग्लो मराठा वार है उससे संबंधित यहाँ जो तथ्य है उसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, यानी इससे रिलेट नहीं करता है। तो आप देखें, ट्रीटी ऑफ बसीन है, इसके अलावा बैटल ऑफ तालेगांव है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ट्रीटी ऑफ सलबाई है। कोई एक इससे संबंधित नहीं है। और वो कौन सा है? तो बसीन की संधि या बेसिन की संधि जो कही जाती है वो इससे अलग है। मतलब वो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ी हुई है, जो कि हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक। उसी में होती है बसीन की संधि 1802 में। ठीक है, बेसिन की जो संधि है ना, ये कारण बनी थी सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की। मतलब जो दूसरा एंग्लो मराठा वार होता है उसकी ये वजह बन जाती है। इसी संधि की वजह से दोबारा लड़ाई छिड़ती है अंग्रेजों और मराठों के बीच में, तो ये लगातार टकराव होते हैं। ठीक है, तो बेसिन की संधि इससे बाहर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। कौन सा नागरिक विद्रोह 1857 के बाद शुरू हुआ था? तो बेकनूर का विद्रोह था, या बेदनूर का विद्रोह इसको कहा जाता है। सावंतवादी का विद्रोह था। इसके अलावा फराइजी विद्रोह है, और इसमें से कुछ नहीं का भी विकल्प है। आप बताइए 1857 के बाद। तो ये जो 6वें नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। जो बेदनूर का विद्रोह है वो 1797 से स्टार्ट होता है और 1800 तक चलता रहता है। मतलब सन 1800 तक लगातार कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। सामंतवादी का विद्रोह जो है वो 1844 से शुरू होता है और लंबा खिंचता है, यानी 1859 तक चला जाता है। फराइजी विद्रोह का जो पूरा समय है वो 1838 से लेकर 1857 तक पूरा चलता है। तो डी वाले को चुनना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि 1857 के बाद का। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था?
तो चुआर विद्रोह है, रामोसी है, पाइका है, सिंगफोन्स का विद्रोह है। आप बताइए आदिवासी विद्रोह इसमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। देखिए आदिवासी विद्रोह जो थे उसमें चुआर को हम देखते हैं, रामोसी को देखते हैं, सिंगफोन्स को देखते हैं, ये सब आते हैं। लेकिन पाइका विद्रोह या पाइक रिवोल्ट या रिबिलियन आप कह लीजिए, तो वो नागरिक विद्रोह था। ठीक है, सिविल अपराइजिंग के तौर पे हम उसे देखते हैं। तो पाइका इससे बाहर हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन हम चुनते हैं। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, क्रोनोलॉजी आपको अरेंज करनी है। तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह है वो इसके बाद 66वीं का और 37वीं का सैन्य टुकड़ियों का विद्रोह है। तो इसे आपको सजाना है, पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। ए वाला जो इसमें अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है, यानी ये पहले से व्यवस्थित है, यानी ये क्रम से है। मतलब 22वीं का कब होता है? 1849 में होता है। 66वीं का 1850 में होता है। 37वीं का होता है 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, कालानुक्रम में अरेंज करना है। तो वेल्लोर की जो सिपाही म्यूटनी है वो होती है। इसके अलावा म्यूटनी ऑफ 47 नेटिव इन्फेंट्री यूनिट, म्यूटनी इन सोलापुर और म्यूटनी इन 34 नेटिव इन्फेंट्री, इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब अलग अलग तरह के जो सैन्य विद्रोह हैं उनके नाम दे रखे हैं। आप बताइए कि इनका सीक्वेंस क्या सही होगा। तो इसमें अगर आप क्रम से देखें तो डी वाला जो अरेंजमेंट है वही सही है, और इसका मतलब है कि कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने दीजिए। वेल्लोर वाला कब होता है? 1806 में होता है। उसके बाद 47वीं नेटिव इन्फेंट्री का होता है 1824 में। फिर शोलापुर महाराष्ट्र वाला होता है 1833 में, और 34वीं का उसके बाद होता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है वो आता है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट आता है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम आता है। तो आपको इसे क्रोनोलॉजी लगानी थी। बताइए कौन सा क्रम सही रहेगा। और इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें 10वें नंबर के क्वेश्चन को, अगर इसमें आप क्रम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और फिर पहला, इस क्रम में रहेगा। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है स्पेशल मैरिज वाला, उसके बाद आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम, और सबसे लास्ट वाला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वाला, मतलब जो समान पारिश्रमिक वाला इसमें अधिनियम है वो सबसे लास्ट वाला है। तो इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ जो विद्रोह के केंद्र है और नेता का है, नेता का नाम है वो दे रखा है। तो दिल्ली से मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। सही का चयन आपको करना है, यानी 3 गलत है, कोई एक सही। बरेली से जनरल बख्त खां नेतृत्व करते हैं। फैजाबाद से खान बहादुर नेतृत्व करते हैं, और बागपत से शाहमल के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो दिल्ली से बख्त खां करते हैं, यहाँ बरेली उन्हें पहुंचा दिया है, मौलवी अहमदुल्लाह को दिल्ली पहुंचा दिया है। तो ए और बी तो गलत है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों गलत। इसके बाद बचता है फैजाबाद वाला और बागपत वाला। तो फैजाबाद वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो इसमें लास्ट वाला है। ठीक है, शाहमल। ठीक है, शाहमल जो इसमें दिया हुआ है बागपत से वो परफेक्ट है। बाकी जितने हैं वो मिसमैच किए हुए हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। डी वाला ऑप्शन सही है, बाबा शाहमल इन्हें कहा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हिंदुओं का कौन सा सुधार आंदोलन दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। दक्षिण भारत से कौन से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देखें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसके अलावा वोक्कालिगार संघ है, ध्यान से देखिएगा, वोक्कालिगार संघ है, जस्टिस मूवमेंट है और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, यानी आत्मसम्मान आंदोलन है। तो बाकी जितने हैं वो तो होंगे, लेकिन ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना, मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पश्चिमी भारत से बिलोंग करता था, दक्षिण भारत से नहीं। बाकी जितने हैं वो दक्षिण भारत के। इसके बाद 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। सुरकोटदा इसकी खोज की थी या उत्खनन का काम करवाया था? वाईडी शर्मा ने, मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने। और आलमगीरपुर के खोजकर्ता थे या उत्खनन करता थे SR राव। बनावली के थे बिष्ट जी और लोथल के थे JP जोशी। आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? तो सही इसका केवल सी वाला है। ठीक है, सुरकोटदा के JP जोशी थे, आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा जी थे, बनावली के RS बिष्ट थे जो कि सही दिया है, और लोथल के SR राव थे। तो इसलिए इसमें केवल जो सी वाला ऑप्शन है वही सही है। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। किस महाजनपद की 2 राजधानियां थी? अब इसमें आप देखें कंबोज दिया है, मत्स्य दिया है, कुरु दिया है और मल्ल दिया है। बताइए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो मल्ल महाजनपद है। हालांकि जो कुरु महाजनपद आप देख रहे हैं उसकी भी 2 राजधानियां तो थी। एक तो प्राचीन राजधानी थी हस्तिनापुर, और नई राजधानी बनी उससे कुछ दूरी पर इंद्रप्रस्थ। तो ये दोनों 2 राजधानियों के तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ उससे बेहतर विकल्प हमारे पास है मल्ल महाजनपद का, कि कुशीनगर और पावा ये दोनों इसकी राजधानियां थी। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद को चुनेंगे। हाँ, अगर मल्ल महाजनपद यहाँ नहीं दिया होता तो हम कुरु को भी चुन सकते थे। फिलहाल वो दिया है तो डी वाला उत्तर। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ बौद्ध संगीतियां दे रखी हैं और कहाँ पर उसका वेन्यू है वो दिया हुआ है। तो पहली वाली जो बौद्ध संगीति है वो राजगीर में होती है, दूसरी वाली होती है वैशाली में, तीसरी वाली होती है वल्लभी में,
और चौथी वाली होती है कश्मीर में कुंडल वन में। गलत क्या है आप बताइए। तो देखिए 15वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ये जो तीसरी बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में होती है ना, वल्लभी में कहाँ होती है, तो ये गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं और उनका मतलब दिया है, आप बताइए कि उसमें से सही कौन सा है। तो बसादी का मतलब होता है जैन मठीय व्यवस्था, अवधिजन का मतलब होता है पूर्ण रूपेण मुक्त यानी फुली लिबरल या लिबरेटेड आप कह सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए इसमें गांधार लिखा हुआ है, तो गांधार वो जगह का नाम तो है ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ उत्तम मानव बोध से उसका तात्पर्य है। और सिद्ध का मतलब होता है महावीर के प्रमुख शिष्य, जो महावीर के चेले हैं, मतलब सबसे उच्च कोटि के चेले हैं, उनको कहा जाता है सिद्ध। तो आप बताइए कि सही कौन सा है। तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बसादी। ठीक है, इसको बसादी कहा जाता था। बसादी का मतलब क्या होता है, जहां बसने की व्यवस्था हो, आवास हो। तो ये आवास कैसे होते थे, ये स्थायी मठ होते थे, जैन मठ होते थे। तो ये मठीय व्यवस्था का प्रतीक था बसादी। बाकी जितने हैं उनका यहाँ मतलब गलत दिया हुआ है, करेक्ट हमें चाहिए था ना। जैसे अवधिजन का मतलब होता है उत्तम मानव बोध, गांधार का मतलब होता है भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य, और सिद्ध जो होते थे उनको पूरी तरह से मुक्त मान लिया जाता था, वो जितने भी सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो दीवाने बंदगान ये बलबन के समय में शुरू किया गया था डिपार्टमेंट। दीवाने अर्ज है, असल में ये आरिज नहीं है। तो दीवाने अर्ज जो था ये भी बलबन के समय में, दीवाने खैरात भी बलबन के समय में, और दीवाने इस्तिहाक जो था वो भी बलबन के समय में आता है। तो आप बताएं कि सही कौन सा है। तो गयासुद्दीन बलबन के समय में इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट आता है आप बताइए। देखिए बी वाला जो है सही इसमें चुनना था, तो बी वाला एकमात्र सही है। बाकी जितने हैं, दीवाने अर्ज को हमने देखा वो बलबन का है, लेकिन बाकी दीवाने बंदगान को अगर आप देखिए, ये दास विभाग था, मतलब दासों की भर्ती होती थी और उनके संबंध में डिपार्टमेंट था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में आता है। दीवाने खैरात ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में आता है, और दीवाने इस्तिहाक भी उसी के समय में आता है। तो ये सब तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो यहाँ जो ये बलबन वाला दिया है ना, तो केवल दीवाने अर्ज वाला ही सही। इसके बाद आगे चलते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि अकबर के जो कार्य हैं बहुत तेज पूछा जाता है। अकबर के कार्य या आयोग को कुछ पसंद नहीं ज्यादा, तो इसमें आप बताइए कि इनका कालानुक्रम क्या होगा। जजिया कर का उन्मूलन इसने किया था, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन कर दिया था, मतलब उसे हटा दिया था, और दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका क्रम क्या होगा। देखिए 18 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। मतलब दास प्रथा का अंत होता है 1862 में, और तीर्थ यात्रा का कर जो है उसको हटा दिया जाता है, ये होता है 1863 में, और उसके भी बाद में होता है जजिया उन्मूलन यानी 1564 में। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो 1500 की तारीख है वो रहेगी, यहाँ 1800 नहीं रहेगा, जो आंसर में लिखा हुआ है उसके तौर पे नहीं। अकबर का जो समय था वही 1500 तक था, मतलब 1605 में तो उसका देहावसान हो जाता है, तो 1800 में कहाँ से रहेगा। तो दास प्रथा का अंत होता है 1562 में, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन होता है 1563 में, ठीक अगले साल। और 1564 में क्या होता है, जजिया कर का उन्मूलन कर लिया जाता है, और उसी क्रम में आगे इसके जो सुधार वाले काम है उसमें और वृद्धि देखी जाती। तो ये हमने देखा, और इसका करेक्ट जो मैच है या फिर इसमें क्रम है वो डी वाला हो जाएगा, इसे उलट देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में, हेमिस हाई नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, गूगामल नेशनल पार्क जो है, गूगामल इसका नाम है, तो ये कहाँ पे है, हिमाचल में है, और सिंगालीला जो है वो पश्चिम बंगाल में है। गलत कौन सा है आप बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो जो गूगामल है वही गलत है। गूगामल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना, और यहाँ पर क्या दिया है, हिमाचल दिया हुआ है, तो वही गलत है। बाकी जितने हैं वो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और क्योटो प्रोटोकॉल है। आप बताएं कि इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो कौन सी सही होगी। तो इसका जो ए वाला क्रम है वही सही होगा, पहला दूसरा तीसरा वही सही है। मतलब वियना कन्वेंशन की डेट है 1985, इसमें ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं पहले। तो वियना कन्वेंशन की डेट है 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट है 1987, और क्योटो प्रोटोकॉल की डेट है 1997, ठीक है 1997। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें आप देखिए कि चेनाब रिवर जो है वो बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेट करती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये इस नदी पर, मतलब चेनाब पर बना हुआ है, बाणसागर। और इंदिरा सागर जो पावर प्लांट है, मतलब जल विद्युत संयंत्र है, वो नर्मदा पर बना हुआ है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये सोन पर बना हुआ है। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसका केवल बी वाला है, जो नर्मदा वाला इंदिरा सागर से जोड़ा है ना वो ठीक है। सोन पर बना है बाणसागर, और चेनाब पे बना हुआ है सलाल, तो यहाँ उल्टा दे दिया है, केवल नर्मदा वाला ही ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। रिवर दी हुई है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो दे रखी हैं, जैसे कि झेलम से संबंधित है बूढ़िल रिवर, और रावी से संबंधित है बराकर, दामोदर से संबंधित है किशनगंगा, और नर्मदा से संबंधित है तवा। अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। 3 गलत है, कोई एक सही है।
और इसका जो सही आंसर है वो इसमें लास्ट वाला है, नर्मदा का। ठीक है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। झेलम से किशन गंगा का संबंध है, रावी से बुढ़िल का संबंध है और दामोदर से संबंध है बराकर का, तो ये इसमें गलत दे रखा था। ताप्ती से गिरना नदी का संबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नदियों की सहायिकाओं का आप पता लगा लीजिएगा, नर्मदा वाला इसमें परफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो रचना दोआब ये रावी और चिनाब के बीच में पड़ता है। बिष्ट दोआब जो है ये व्यास और सतलज के बीच में है। बारी दोआब ये चिनाब और रावी के बीच में है। और सिंध सागर दोआब जो है वो सिंधु और झेलम के बीच में है। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक, बारी दोआब वाला गलत हमें चाहिए था ना। तो बारी दोआब कहाँ पे है, व्यास और रावी के बीच में है, और यहाँ पर चिनाब और रावी दे रखा है, तो इसलिए ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। उच्चतम लवणता का स्रोत कौन सा जल निकाय नहीं है। अब इसमें आप बेरिंग सागर को देख रहे हैं, लाल सागर को देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को देख रहे हैं, और कैरिबियन सागर को देख रहे हैं। बताइए उच्चतम लवणता का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब बेरिंग सागर। ठीक है, उच्चतम लवणता अगर देखी जाए तो उसमें लाल सागर, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर ये सब आते हैं, लेकिन मध्यम लवणता यानी जो मीडियम सैलिनिटी है वो हमें दिखाई देती है बेरिंग सी में। इसके बाद आगे चलते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इसमें से। तो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत से भी उसकी जो एक छोटी सी सीमा रेखा है, आप कह लीजिए कि सीमा का हिस्सा है, वो टच करता है, मतलब उतनी अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर था, और उस एरिया पर जो हमारी जमीन थी उस पर पाकिस्तान ने जबरी कब्जा जमाया हुआ है, तो वो एक अलग चीज है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है, और 24वीं जो पैरेलल लाइन है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत इसका डी वाला है। ठीक है, डी वाला जो है इसमें गलत दे रखा है, 24वीं समांतर रेखा, ये जो है ये गलत दिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में नहीं है, ये जो 24वीं समांतर रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बॉर्डर है कहाँ पे, तो जो कच्छ का रन वाला एरिया है उधर चले जाइए। तो इतना हमने देखा, बाकी जितने हैं वो सब इसमें सही है। और मजे की बात यह है कि भारत इस 24वीं समांतर रेखा को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान इसी को सही मानता है। तो ये खींचतान चलती रहती है, कच्छ के रन के पास इसकी जो लोकेशन है उसे हम देखते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है यानी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। होर्मुज की जो जल संधि है वो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, और सुंडा जल डमरू मध्य को अगर आप देखें तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सभी सत्य है या इसमें से क्या सत्य है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सुंडा जल डमरू मध्य क्या है, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, और होर्मुज वाला जो आप सुनते हैं वो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, मतलब जो गल्फ ऑफ ओमान है उसको पर्सियन गल्फ से कनेक्ट करने का काम करता है। जो जल संधियां होती हैं उनका यही काम होता है, दो स्थल खंडों को अलग करना या जोड़ना, मतलब जो स्थल खंड होते हैं उनको अलग करता है और दो जल राशियों को जोड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करती है, ये असल में अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये चीजें हमने देखी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ बी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। ऑड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और किस आधार पे करना है, तो अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं चलती हैं, ठीक है, तो उसमें उन्हीं के बारे में दे रखा है। जो विषम विकल्प है उसका चयन आपको करना है। फॉकलैंड की जलधारा ये गर्म है, कैरिबियन जलधारा ये भी गर्म है, फ्लोरिडा वाली भी गर्म है, और उत्तरी अटलांटिक वाली जो है वो भी गर्म है। अब कोई जलधारा गर्म होगी या ठंडी होगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जनरेट कहाँ से हो रही है। विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है तो गर्म होगी, ध्रुवों की ओर से आ रही है तो ठंडी होगी। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। फॉकलैंड की जलधारा जो है वो गर्म होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन असल में क्या होता है, फॉकलैंड की जलधारा अगर आप मैप में भी देखिएगा या कहीं भी आप देख लीजिए तो उसमें वो ठंडी जलधारा है, वो ध्रुवों की ओर से आती है। बाकी कैरिबियन वाली गर्म है, फ्लोरिडा वाली गर्म है ही है, और उत्तरी अटलांटिक वाली भी गर्म है। तो इसे आपने देखा, फॉकलैंड वाला इसमें गलत दिया है और उसी को हम ऑड के तौर पर चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हिल स्टेशन दिया है और स्टेट दिया हुआ है। पंचगनी महाराष्ट्र में है, कसौली जो है वो हिमाचल में है, कालिम्पोंगा जो है वो मेघालय में है, और अराकू वैली ये आंध्र प्रदेश में है। बताइए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कलिम्पोंगा कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, यहाँ मेघालय दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। बाकी जो है वो तो ठीक है, जैसे पंचगनी जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कसौली को आप देख रहे हैं हिमाचल हो गया, और अराकू वैली ये याद रखिएगा आंध्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। एशिया में कितने स्थलबद्ध देश हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश स्थल अवरुद्ध नहीं है। तो यहाँ 10 दिया है, मतलब कितने हैं, तो स्थलबद्ध की जो संख्या है वो 10 दी है।
और एक जो देश स्थलबद्ध नहीं है एशियाई, उसमें लाओस का नाम आता है। 12 स्थलबद्ध हैं और फिलीपींस उसमें शामिल नहीं है। 10 स्थलबद्ध हैं और मंगोलिया उसमें शामिल नहीं है, या फिर 12 और अर्मेनिया। विकल्प आप देखें। क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। एशिया में कुल मिलाकर 12 भू आविष्ठित देश हैं। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये आप देखिए, और भूटान भी है, लाओस है, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुल मिलाकर 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। ठीक है, और उसमें कौन शामिल नहीं है बताइए? जो फिलीपींस है वो बाहर है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बरकाना फॉल है या बरकाना जलप्रपात है, ये उड़ीसा में है। जोरांडा जो है वो झारखंड में है। हुंडरू जो है वो कर्नाटक में है। तीरथगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में है। तो आप देखकर बताएं कि सही क्या है। सही इसका केवल डी वाला है, तीरथगढ़ वाला, बाकी जितने हैं वो गलत है। बरकाना आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट यानी कर्नाटक में पड़ता है। और जोरांडा को अगर आप देखें तो ये मयूरभंज जिले में पड़ता है, उड़ीसा में, या झारखंड में घुसा दिया है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची जिले में पड़ता है, यानी झारखंड की बात हो रही है। और तीरथगढ़ वाला आपने देखा वो सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। प्रारूप समिति का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं था? तो एम आसफ अली है, गोपाला स्वामी अयंगर है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं था? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे ही, उसके अलावा जो बाकी सदस्य थे उसमें गोपाला स्वामी अयंगर का नाम आता है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम आता है, डॉक्टर KM मुंशी है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, N माधवराव है, और TT कृष्णमाचारी है। तो इसमें से आसफ अली को हम बाहर कर देते हैं, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें से अलग हो जाता है। इसके बाद 32 को देखते हैं। जो वाक्य दिया है उससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया, और इसकी स्थापना क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में की गई थी। तो ये कौन से अधिनियम के माध्यम से प्रावधान होता है, बस इतना आपको बताना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, 1853 का चार्टर एक्ट है, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम है 1861 का, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये 1892 वाला है। किसके द्वारा ये प्रोविजन किया जाता है, बस इतना आपको देखना है। तो करेक्ट आंसर ये जो 32 है इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें कि बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसके अलावा पंजाब में नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बाद में क्रमशः वो स्थापित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 33 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और साथ में कहा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। अब उपर्युक्त में से कोई नहीं का विकल्प भी मौजूद है, तो आप बताइए। इसका डी ही हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, जितने हैं वो सभी सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, वो भी ठीक है। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था या पास किया गया था, तो वो भी ठीक है। इसमें डी वाले को चुनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो BN राव का नाम दिया है, SN मुखर्जी का नाम है, राजेंद्र प्रसाद है, नंदलाल बोस है। आप बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। SN मुखर्जी जो थे इन्हें मुख्य प्रारूपकार के तौर पर नियुक्त किया गया था, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद 35 को देखते हैं। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? एक हाई कोर्ट जो है वो एक से अधिक राज्यों में अपना नियंत्रण रख सकता है। तो आप देखें इसमें नागालैंड नहीं आता है, मिजोरम नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है, या फिर अरुणाचल नहीं आता है। और 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। मतलब जो पूरा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है उसमें गुवाहाटी जो है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो उसके क्षेत्राधिकार में असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल आता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। और मणिपुर वाला जो है उच्च न्यायालय, उसी के अधिकार में मणिपुर आता है। तो यहाँ सिंपल है, बस पकड़ना आसान था। इतना आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हाई कोर्ट है, तो उसके आधार पे आप गेस भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 36 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए कि आर्टिकल नंबर 74 ये भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 84 जो है ये संसद के सत्र और सत्रावसान विघटन आदि के जो प्रोविजन है या प्रावधान है उनसे जुड़ा हुआ है। और 61 नंबर का जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आप देखिए इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 61 सही विकल्प का आपको चयन करना है ना, तो सी वाले को पहले चुन लीजिए। बाकी जो है उनको देखते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, यहाँ दिया है 74।
और अनुच्छेद 85 जो है 85 उसमें कहा गया है कि संसद के सत्र का पूरा प्रोविजन दिखाई देगा। इसके अलावा संसद के सत्रावसान और विघटन का भी जो पूरा प्रोविजन है वो भी दिखाई देता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वो 61 में सही दी हुई है, तो इसीलिए हमने सी को चुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। यहाँ स्टेट असेंबली दे रखी है और नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ये दिया हुआ है, मतलब विधानसभा में जो सीटों की संख्या है। तो मिजोरम में 40 है, मणिपुर में भी उतनी ही है, मेघालय में भी उतनी और नागालैंड में भी उतनी। सही कौन सा है? तो 40-40 सब में दिया है और करेक्ट आंसर इसमें सिर्फ जो ऊपर वाला है, एकमात्र जो मिजोरम वाला है वही सही दिया है। बाकी जितने हैं उसमें 60-60 है, जैसे मणिपुर में आपने देखा 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, तो वो सब गलत है। सिर्फ ए वाला सही है इसका और उसी को हम चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। आर्टिकल नंबर 243 ए में है ग्राम सभा, 243 सी जो है क्लॉज उसमें कंपोजिशन ऑफ पंचायत है। आर्टिकल नंबर 243 के में इलेक्शन टू द पंचायत है और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आपको करना क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन को इसमें से सिलेक्ट करना है। बताइए कौन सा होगा। और 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। इसमें से कोई भी जो विकल्प आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनकरेक्ट हो। अर्थात अनुच्छेद 243 ए जो है उसमें ग्राम सभा को हम देखते हैं जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, और सी वाले में हम क्या देखते हैं, पंचायतों का गठन। और जो इसी का आर्टिकल मतलब सब क्लॉज है के, उसमें हम पंचायतों के चुनाव के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, डी वाले को चुनते हैं। 39 को देखिए, कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है। अब ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सी इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, इस प्रकार से। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। तो इसमें से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। बाकी जितने हैं वो संवैधानिक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में उनका बकायदा अनुच्छेद बनाकर प्रावधान किया गया है, लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है उसका अनुच्छेद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं किया गया है। तो ये है, आपने देखा, ये गैर संवैधानिक में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो 155 जो आर्टिकल है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को हम देखते हैं जो कि राष्ट्रपति करता है। और 157 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें कहा गया कि क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, मतलब राज्यपाल बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। और आर्टिकल नंबर 166 में हम देखते हैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है। यहाँ इनकरेक्ट की जो तलाश है वो आपको करनी। तो 40वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी वाला गलत है। देखिए 165 जो है उसमें राज्य के लिए महाधिवक्ता का हमें प्रावधान दिखाई देता है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 166 दिया है, यहाँ होना चाहिए था 165। तो यही सी वाला गलत है। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखिए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी बैंटिंग ने, मतलब फ्रेडरिक बैंटिंग इनका नाम था। और परमाणु बम के आविष्कारकर्ता थे ओपेनहाइमर, ये एक इंजीनियर थे। और ओपेनहीमर भी इन्हें कहा जाता है, रॉबर्ट ओपेनहीमर। और इसके अलावा क्लोरोफार्म के खोजकर्ता लैंडस्टीनर थे, यहाँ पे लैंसर डीनर दिया हुआ है, तो ये अलग अलग शब्द हैं, लैंडस्टीनर भी कहा जाता है। अब इसके बाद इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये सिम्पसन ने की थी। तो आप बताइए कि सही कौन सा है। देखिए 41 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब इसमें जो परमाणु बम वाला ओपेनहीमर दिया है उसको छोड़कर बाकी सब गलत है। जैसे कि रक्त समूह की खोज ये लैंडस्टीनर ने की थी, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, रक्त समूह के खोजकर्ता यही थे। और इसके साथ साथ क्लोरोफार्म की खोज ये सिम्पसन ने की थी, और इंसुलिन नाम के हार्मोन की खोज करने वाले ये फ्रेडरिक बैंटिंग थे। तो ये आपने देखा, एकमात्र जो एटम बम वाला है वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो पोमोलॉजी में हम कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को करते हैं, और फाइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फ्रूट्स ये करते हैं। या सिनोलॉजी जो होता है उसमें हम जितनी भी एल्गी होती हैं उनका साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और माइकोलॉजी में हम फंगीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कवकों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। और 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। माइकोलॉजी जो इसमें दिया है उसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, यानी फंगसेस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बाकी जितना है, जैसे पोमोलॉजी आप देख रहे हैं तो फलों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में हम शैवालों के बारे में पढ़ते हैं, और जो सिनोलॉजी होता है उसमें कुत्तों का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज है, डी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। विटामिन दिया है और डिजीज दिया हुआ है। तो विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा यानी चर्मदाह हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से एनीमिया होता है, B6 की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं, उसको ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। बच्चों में होगा तो रिकेट्स कहा जाता है, बड़ों में होगा तो ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। आप बताएं कि सही कौन सा है। तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एकमात्र सही वही है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने हैं वो गलत क्यों हुए, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है। और इसके अलावा मतलब इसमें जो पेलाग्रा दे दिया है ना B1 की जगह पे, तो पेलाग्रा यहाँ पर नहीं होगा। और उसके बाद जो विटामिन B3 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन B3 है उसकी कमी से पेलाग्रा होता है।
सही है। और जो विटामिन B6 है उसकी कमी से एनीमिया होता है, और डी वाला आपने देखा। इसके बाद 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वूपिंग कफ जो होती है यानी काली खांसी, वो बोर्डोटेला पर्टुसिस नाम के जीव की वजह से होती है। अब आप ये बताइए कि ये विषाणु है कि जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है कि वायरस है। इसके अलावा प्लेग जो है वो एक वायरस से फैलता है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर, और चेचक जो है ये तो पॉस्ट्रेला पेस्टिस से फैलता है। ऐसा दिया हुआ है, मतलब यहाँ जितने भी दे रखे हैं उन्हें आप देख रहे हैं। 3 गलत है पहले से ही, और इसमें से कुछ नहीं का विकल्प भी मौजूद है। तो ए वाला हो जाएगा। इसमें काली खांसी वाला सही दिया है, बोर्डोटेला पर्टुसिस। बाकी जितने हैं वो सब गलत दे रखे हैं। प्लेग का क्या होगा, इसका हो जाएगा पॉस्ट्रेला पेस्टिस, ठीक है, ये हो जाएगा। और चेचक का वेरियोला विषाणु जो होता है उसकी वजह से होता है। तो ये वायरस जनित रोग है और काफी ज्यादा घातक होता है। इसे आपने देखा, ए वाला ऑप्शन यानी काली खांसी वाला ही इसमें एकमात्र सही है। इसके बाद 45 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कहा जा रहा है कि भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को छोटे भागों में तोड़ता है ताकि आसानी से इसका अवशोषण हो सके। तो ये काम कौन करता है? पेप्सिन करता है, एमाइलेज करता है, मायोसिन करता है, या लाइपेज करता है? अब इसमें से अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो करेक्ट आंसर मायोसिन हो जाएगा। मतलब पूछा गया है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहां ये नहीं कहा है कि सही का चयन कीजिए। तो ये जो तोड़ने का काम है, अवशोषण के लिए भोजन को पहले छोटे टुकड़ों में या जो सूक्ष्म अणु है उसमें तोड़ना पड़ता है। तो वो काम कई सारे जो हार्मोन और एंजाइम होते हैं वो मिलकर करते हैं, मतलब उनके रसायनों के माध्यम से ही होता है। तो उसमें कई की भूमिका होती है, उसमें जो शामिल ना हो वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें से अगर आप देखें तो पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों ही भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से बाहर कौन सा हो जाएगा? जो मायोसिन है वो बाहर हो जाएगा। तो इसमें अब जो विकल्प है हमारा सही वाला वो सी वाला हो जाएगा। मतलब गलत का चयन करना था, तो ये इससे बाहर है, बाकी सब इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा रोग विषाणु की वजह से नहीं होता है? तो कॉमन कोल्ड है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है और डेंगू बुखार है। और 46 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। मतलब हैजा जो है वो विषाणु की वजह से नहीं होता है, बाकी जितने हैं वो सब अलग अलग वायरसेस की वजह से ही होते हैं, यहाँ तक कि सामान्य जुकाम भी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हैजा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो वाटर ग्लास जो है ये पोटेशियम सिलिकेट है। पर्ल ऐश जो है उसको पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। क्विक लाइम जो है उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और फास्जीन जो है उसको कार्बोक्सिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, ऐसे दिया है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 47, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। वाटर ग्लास का होता है सोडियम सिलिकेट और यहाँ पर दिया हुआ है पोटेशियम सिलिकेट, तो ये गलत हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। गलत विकल्प का आपको यहाँ भी चयन करना है। तो पीतल जो है वो बर्तन बनाने में यूज होता है यानी ब्रास। डच मेटल का यूज हम किस लिए करते हैं? आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। और डेल्टा मेटल जो होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो एरोप्लेन की ब्लेड्स होती हैं उसको बनाने के लिए। रोज मेटल का इस्तेमाल होता है क्वाइंस को बनाने के लिए। आप बताइए कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? तो गलत इसका डी वाला है, ठीक है। मुंज मेटल का इस्तेमाल होता है सिक्के बनाने के लिए, और यहां दिया हुआ है रोज मेटल, तो वो गलत दे दिया है, डी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। यहां पर कहा जा रहा है, मतलब कुछ पैमाने दे रखे हैं और उन पैमानों को आपको ध्यान से देखना है, बताना है कि गलत कौन सा है। तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ध्यान से देखिए। और एक टेरामीटर या जो टेरामीटर होता है, असल में ये टेरा नहीं टेरा है, तो एक टेरामीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, ये बड़ा होता है। टेरा, गीगा, मेगा ये बड़े होते हैं, और जो यहाँ माइक्रो और पिको और फर्मी आप देख रहे हैं तो ये छोटे होते हैं, ऐसे करके है। कुल मिलाकर आप गलत बताइए। तो गलत वाला ऑप्शन इसमें से कौन सा है? ये जो माइक्रो वाला है देखकर मालूम हो रहा है 10⁻⁻6 की कोटि होती है ना, 10⁻�9 में तो नैनो चला जाएगा, नैनो होगा, यहाँ माइक्रो दे दिया है, तो ये वाला गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ किलोग्राम में जो द्रव्यमान अगर आप देखेंगे सभी का, मतलब इलेक्ट्रॉन का, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका, प्रोटॉन का और यूरेनियम के परमाणु का, तो उसमें से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। इसमें से अगर देखा जाए तो लाल रक्त कणिकाओं का सबसे अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर देखा जाए तो 10⁻⁻30 या 31 इस प्रकार से किलोग्राम की कोटि में आता है। उसमें जो दशमलव वाले आंकड़े हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, तो इसीलिए लगभग का आंकड़ा बताया गया है। जैसे आप प्रकाश वर्ष को मीटर में नापते हैं ना, तो 10⁻15 होता है, लेकिन उसको नियर अबाउट 10⁻16 कहते हैं, इस वजह से क्योंकि उसके साथ 9.46 की जो राशि है वो जुड़ी रहती है, मतलब मल्टीप्लाई रहती है। तो उसी हिसाब से यहाँ एक जो एवरेज वैल्यू है उसको कहा जा रहा है। प्रोटॉन का 10⁻27, यूरेनियम का कितना होता है 10⁻25 सब किलोग्राम में है, और जो रेड ब्लड कॉर्पस होते हैं उनका क्या होता है 10⁻13। माइनस में जितनी बड़ी संख्या आप लिखेंगे वो मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है।
और इसीलिए यहाँ पर जो 10⁻⁻13 है वो सबसे बड़ा है। और ये किसका है? लाल रक्त कणिकाओं का है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 10⁻13 और 10⁻27 बड़ा कौन है इसमें? ये बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब होगा 1/10⁻³ और इसका मतलब होगा 1/10⁻27। एक के आगे 27 जीरो लगाकर आप 1 से भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी, या एक के आगे आप 13 जीरो लगाकर और उसके बाद एक में भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी। इसमें कौन सा होगा? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10⁻13 जो है वो बड़ा है। मतलब इसमें तुलना करने की बात थी। इसके बाद आप देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 10 टू दी पावर ज्यादा दिया है तो पहले माइनस प्लस देख लीजिएगा। इसके बाद 2001 से लेकर 2011 के बीच का जो सेंसस था उसमें जनगणना नगरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है एक दशक में, ये आपको बताना है। तो 2532 होगा, 2325 होगा। ऐसे ही 2 विकल्प और दिए हैं तो 51 का क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ही सही है, ज्यादा नीचे इसमें जाना नहीं है। 2532 इतनी जो इंक्रीजमेंट है उसे हम देखते हैं, तो ए वाला ऑप्शन है। इसके बाद 52 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 2011 की जो सेंसस थी उसके हिसाब से, उसके आंकड़ों के हिसाब से भारत में 1 लाख प्लस, यानी जो 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। और 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से भारत में कितने मिलियन प्लस वाले जो शहर हैं वो शामिल है, मतलब मिलियन से भी ज्यादा आबादी या मिलियन की कोटि में उनकी आबादी चल रही है। तो ऐसे कितने शहर जो भारत की पूरी पॉपुलेशन है उसमें शामिल, आप बताइए। तो 52 का राइट आंसर इसमें जो आंकड़े दिए हैं उसमें से डी वाला हो जाएगा। मतलब 468 शहर जो है वो 1 लाख आबादी से प्लस वाले हैं और 53 शहर ऐसे हैं जो कि मिलियन प्लस वाले हैं। ये 2011 के सेंसस में रिकॉर्ड किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंतर्गत नहीं आता है? अब इसमें आप देखकर बताएं। तो बेंगलुरु दिया है, लखनऊ दिया है, अहमदाबाद दिया है और पुणे दिया है। और इसका जो राइट आंसर है यहां देख लीजिए पहले अच्छे से, बी वाला हो जाएगा। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है उसमें बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, इसके अलावा पुणे है और सूरत है, ये सब है। ठीक, तो इसमें से शामिल कौन सा नहीं होगा? बी वाला होगा। लखनऊ इससे बाहर हो जाएगा, तो लखनऊ को निशान लगा लेते हैं, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद 54 को देखते हैं। जनगणना 2011 के हिसाब से पहला योजनाबद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? तो आप देखकर बताएं। लवासा है महाराष्ट्र का, कसौली है हिमाचल का, पंचमढ़ी है एमपी का, या कुन्नूर है तमिलनाडु का? 54, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। लवासा ये पहला योजनाबद्ध हिल स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा। कौन सी औषधि जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी दोनों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है? मतलब वो क्या है? वो एंटीबैक्टीरियल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया को रोकने का भी काम करती है। तो अब इसमें से आप देखकर बताएं वो मार्फिन है, पेनिसिलिन है, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, ये औषधि का नाम है, और कुनैन है। ठीक है, एकदम देसी दवा। अब इसमें से आप देखकर बताइए। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन ये दोनों काम करती है, वो जीवाणुओं का नाश भी करती है और जीवाणुओं को रोकने का भी काम करती है। तो इस मामले में ये काफी बेहतर होती है और बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद 56 को देखते हैं। कौन सी वनस्पति पेटी सबसे कम ऊंचाई पर पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति है, अल्पाइन है, शीतोष्ण वनस्पति है और उपोष्ण वनस्पति। इसमें से कौन सा विकल्प होगा? 56 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। अगर ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो 4875 से लेकर करीब 5100 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। अल्पाइन का जो क्षेत्र है वो थोड़ा नीचे होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे जो जलवायविक परिस्थितियां हैं वो काफी एक्सट्रीम होती जाती हैं, तो वनस्पतियों का उगना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो डेंस वेजिटेशन हमें कहाँ दिखता है? नीचे वाले एरिया में दिखता है। अब यहाँ देखें आप 3660 से लेकर जो 4875 मीटर का पूरा रेंज है उसमें अल्पाइन वन पाए जाते हैं, और उससे भी नीचे चले आएंगे तो जो शीतोष्ण वनस्पति है वो पाई जाती है, और सबसे लास्ट में 900 से लेकर 1830 के बीच में उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है। ये है पूरा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। सबसे कम ऊंचाई पर जो है उसी की बात करनी थी, तो सब ट्रॉपिकल। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि जो अधिनियम है उनको कालानुक्रम में अरेंज कीजिए। तो बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये है पहला, मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और आसाम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट, ऐसे करके ये अधिनियम दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखकर बताएं कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है ये 1873 का है। बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो 1932 का है। असम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1954 का है। इस प्रकार से है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए? सी वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। कंट्री और रीजन दिया है, ग्रासलैंड दे रखे हैं। तो हंगरी में है कैंटरबरी, मतलब हंगरी के जो घास के मैदान है उनको कैंटरबरी कहा जाता है, और साउथ अफ्रीका में कहा जाता है वेल्स,
यूरोप और साउथ एशिया, माफ कीजिएगा, यूरोप और नॉर्थ एशिया जो है वहां पर कहा जाता है स्टेपीज, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कहते हैं सवाना। अब इसमें आप बताइए कि गलत कौन सा है। तो गलत विकल्प इसका ऊपर वाला ही है। न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है, यहाँ हंगरी दे दिया है ना, तो न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है वहां पे कैंटरबरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहते हैं, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह सवाना कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगह के संबोधन है। फिलहाल ऊपर वाला गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा जिला जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो गाजियाबाद दिया है, मेरठ दिया है, लखनऊ दिया है और कानपुर नगर दिया है। आप बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर इसमें से बी हो जाएगा, मेरठ। वो इसमें शामिल नहीं है। गाजियाबाद के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद तब कानपुर नगर, उसके बाद तब आगरा, और उसके बाद तब जाकर मेरठ का नंबर आता है। तो इस क्रम में है और 5 से वो बाहर हो जा रहा है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ शीर्ष 3 पूछा है ना, तो वो टॉप 5 के अंतर्गत आएगा, एकदम 5वें नंबर पे। ये कहने का मतलब है मेरठ का अगर स्थान देखें तो 5वां है, और यहाँ 3 ही पूछ रहा है तो उसमें से मेरठ बाहर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को। इसमें कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 का जो पूरा आंकड़ा था उसके हिसाब से सर्वाधिक जनगणना वाले जिलों का या सर्वाधिक जनगणना नगरों वाले जिलों का नाम बताइए। तो अब इसमें आप देखिए, नगरों वाले जिले का नाम बताइए, मतलब नगर की संख्या प्लस जो जिले हैं उनके, यहाँ आप देख रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए, मेरठ का 34, उसके अलावा श्रावस्ती का 34, ऐसे करके दिया हुआ है। ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम सेंसस टाउन्स। तो ये कौन सा होगा, वाराणसी हो जाएगा। और वाराणसी के अंदर कितने, तो 34, ये आपने संख्या भी देखी। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 61 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो बाजरे के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। मसूर की दाल के उत्पादन में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, भारत में, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। आलू के उत्पादन में भी यूपी जो है वो सेकंड पोजीशन पे ही है। और इसमें से कुछ नहीं का विकल्प भी दिया हुआ है, मतलब उसको अगर आप चुनेंगे तो सब सही हो जाएंगे। और 61 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान दिया है तो वो पहला है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा। तो ये गलत है, और गलत ही हमें चाहिए था, बाकी जितने हैं वो ठीक है। बाजरे के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, वो बहुत बार पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के बारे में संबंधित प्रश्न है। फसलें दिए हुए हैं और जिले दिए हुए हैं, मतलब क्रॉप्स दी हुई हैं, कहाँ पे उगती है या कहाँ से उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। गाजर के मामले में एटा, बीन्स के मामले में लखनऊ, बैगन के मामले में बुलंदशहर और शकरकंद के मामले में आगरा। सही क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। गाजर का बुलंदशहर हो जाएगा, बीन्स का लखनऊ हो जाएगा, बैगन का आगरा हो जाएगा और शकरकंद का एटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम चुने तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी सब जितने भी दिए हैं वो उल्टे सीधे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि फोक डांस है और रीजन है, बताइए कि कौन सा सही है। तो बिरहा जो है वो पूर्वांचल का है, रसिया आपका अवध का है, आल्हा जो है वो ब्रजभूमि में होता है और कजरी बुंदेलखंड में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 केवल पहला वाला सही है, बिरहा पूर्वांचल का है, बाकी जितने हैं वो गलत है। जैसे रसिया जो है वो ब्रजभूमि का है, कृष्ण और राधा जी का, और इसके अलावा आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का है, आल्हा उदल 2 भाई थे, और कजरी ये अवध क्षेत्र की है और मिर्जापुर की कजरी बहुत फेमस है, तो वो सब है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये 1975 में स्टैब्लिश होती है। मुड़िया पूर्णिमा मेला ये गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन क्षेत्र में लगता है। इसके अलावा कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहां पर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता जो है, मतलब जितना उसमें श्रम लगता है उसी तुलना में उत्पादन भी होता है। तो ये हम कहाँ देखते हैं, तो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर दिखाई देता है। सही सभी है ऐसा भी दिया हुआ है, आप बताइए। तो 64 का इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला ही होगा, सभी तो ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। उत्तर प्रदेश की पहली जो सबसे प्रमुख नकदी फसल है वो गेहूं है, ऐसा दिया हुआ है। नकदी फसल, ध्यान दीजिएगा, कैश क्रॉप्स की बात हो रही है। और पहला विकलांग विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की लोकेशन है लखनऊ में, और इसमें आपको बताना है कि सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है इसकी लोकेशन बेशक सही दी है, लेकिन बाकी सब गलत है। नकदी फसल के तौर पे उत्तर प्रदेश में गन्ना है पहले प्रमुख, और उसके अलावा जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय है वो चित्रकूट में खुला था, ठीक है। तो ये सब गलत दिया है, सिर्फ जो लखनऊ वाला ऑप्शन है यानी सी वाला वो सही है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है, सस्यवानिकी वाला जो है वो अमेठी में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो 66वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक। सस्यवानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये वाला इसमें से गलत है, गलत की तलाश करनी थी ना, तो ये अमेठी में कहां से चला जाएगा, ये है झांसी में।
सस्य वानिकी वाला कहाँ पे है? झांसी में। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें इसका निशान लगा लीजिए, ये वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लच्छू महाराज जो है ये ध्रुपद से संबंधित है। फैयाज खां की ठुमरी बहुत पसंद है या प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिद्धेश्वरी देवी जो है उनका संबंध कथक नृत्य से है और गजल गाने के लिए तलत महमूद का नाम आता है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? तो डी वाला सही है, ठीक है। तलत महमूद का संबंध गजल से है, लच्छू महाराज का संबंध कथक से है, फैयाज खां का संबंध ध्रुपद से है और सिद्धेश्वरी देवी जो है वो ठुमरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन एकमात्र सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें से आप वो क्षेत्र बताइए जहां पर ये जो SEZ है, मतलब जिसे कि सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो ये गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा है, या फिर बुलंदशहर है, या फिर लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विशिष्ट आर्थिक जोन अगर हम यूपी में देखें तो मुरादाबाद में है, बुलंदशहर में है, लखनऊ में है, नोएडा में है और ग्रेटर नोएडा में है। लेकिन इसमें से गौतम बुद्ध नगर का नाम कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले वाले यानी 69 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो योजना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो गाजीपुर का है जूट वॉल हैंगिंग, गोरखपुर का है टेराकोटा, कासगंज के केले के रेशे से बने हुए जो कपड़े या वस्त्र आदि हैं उसका उत्पादन, और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। तो आप बताइए इसमें से कि गलत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। इसमें से गलत आपका कासगंज वाला है। केले के रेशे से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो कुशीनगर क्षेत्र के हैं, मतलब एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उसी के लिए नॉमिनेट किए गए। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग है, ये सब सही है। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन इसमें से हम बाहर करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया कि ढाई घाट का मेला चित्रकूट में लगता है, सोरो का मेला कासगंज में लगता है, कालिंजर मेला लगता है शाहजहांपुर में और रामायण मेला लगता है बांदा में। तो सही क्या है आप देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सोरो मेला जो इसमें दिया है ना, वो कासगंज वाला जो ऑप्शन है उसमें सही रहता है। बाकी जितना है इसमें ढाई घाट का मेला आप देख रहे हैं शाहजहांपुर में लगता है, चित्रकूट में नहीं लगता, और कालिंजर मेला ये बांदा में लगता है, जबकि रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो 70 वाला था इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ, अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है जहां जगह का नाम आपको भरना है, उसमें राज्य का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये जगह कौन सी है आप बताइए। तो ये जो घोषणा हुई है 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत इसमें लगेगी, तो भाई निवेश तो लगेगा ही। ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में पहला डाटा सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है, ग्रेटर नोएडा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। पहला एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर धरा जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले से लॉन्च किया गया है? जिले का नाम आपको बताना है। तो आप देखें इसमें से कौन सा होगा। देखिए 14 जनवरी 2021 को ये मुजफ्फरनगर जिले से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर इसका करेक्ट आंसर देखा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैड नॉट बीन लॉन्च ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उससे जुड़ा हुआ कौन सा इसमें से नहीं है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना है, इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है। इसमें से कौन सा उससे शामिल नहीं है या उससे जुड़ा नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उससे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जुड़ा हुआ था, और इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो इससे बाहर हो जाता है। ये 11वीं से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। दो प्रमुख उद्देश्य, गरीबी का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। और 74 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, दो प्रमुख उद्देश्य थे और ये उद्देश्य किससे संबंधित है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं, इसे हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पब्लिश नहीं की जाती है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ठीक है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है। इसमें से कौन सी विश्व आर्थिक मंच जारी नहीं करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती है उसमें अगर आप देखें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये अकेली रिपोर्ट ऐसी है जिसको कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बाकी जितनी इसमें आप रिपोर्टें देख रहे हैं उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो ऊपर वाला ऑप्शन है यानी ए वाला ऑप्शन है उसी को हम बाहर कर देंगे। इसको जारी कौन करता है? इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76।
कौन सी फसल एनर्जी क्रॉप का उदाहरण नहीं है और कौन सी फसल व्यावसायिक फसल नहीं है, मतलब ये वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आप देखें कि चुकंदर और जूट दिया है, मक्का और कपास दिया है, तंबाकू और टैपियोका है, जट्रोफा और रबर है। तो क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। एनर्जी क्रॉप में अगर हम देखें तो चुकंदर, मक्का, टैपियोका, जट्रोफा ये सब आते हैं, और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उसमें जूट का नाम आता है, कपास होती है, तंबाकू होता है, रबर होता है, ये सब होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें से ज्यादा परफेक्ट होगा। इसके बाद अगले वाले यानी 77 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ? तो आपको ये पता होना चाहिए कि रबी की क्रॉप में कौन कौन सी फसलें, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। रबी सीजन होता है असल में, मतलब एक रेंज होती है जो ठंडी की शुरुआत के महीने होते हैं या शुरुआती दिन होते हैं, उसमें इसे बोया जाता है। पूरी ठंडी भर जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उससे ये फसल बढ़ती है, और उसके बाद जब मौसम में फिर से सूखापन और गर्मी आने लगती है यानी वसंत वाला मौसम होता है तो उस समय से काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसल होती है। वैसे ही खरीफ की फसल का अपना सीजन होता है। तो आप बताएं कि कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न को आपने देखा, और क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोबिया और अलसी वाला जो ऑप्शन है ना वही सही है। ठीक है, लोबिया जो है ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, और अलसी यानी तीसी जो होती है वो रबी की फसल है। तो इसमें से जो नहीं है वो पूछा था तो इसलिए हमने बी को चुना है। इसके बाद 78 को देखिए, चावल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल। और 78 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। चावल में सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो 6 से 7% प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है 76%, और बाकी 2.5% फैट हो सकता है। वो चावल की प्रवृत्ति या चावल की जो प्रजाति है उस पर निर्भर करता है। खनिजों की मात्रा करीब 1.1% के आसपास होती है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सबसे कम वाला है, और सबसे ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक के द्वारा धान की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित की गई है, और इसका नाम क्या है? लूनीश्री है, या फिर पंत धान 15 है, या फिर DRR 45 है, या फिर कोहसर है। इसे आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये लूनीश्री है। ठीक है, इसका नाम क्या है? लूनीश्री। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है, मैक्रोनी व्हीट जो होता है उसके बारे में। तो यह असिंचित परिस्थितियों के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। इसे सख्त गेहूं कहा जाता है, मतलब हार्ड व्हीट कहा जाता है, और मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो सूखे इलाके हैं वहां पर उगाया जाता है। सभी सत्य है ऐसा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें गलत चाहिए था तो सभी को आप चुनेंगे तो सब गलत हो जाएंगे ना। अब इसमें आप देखकर बताइए। देखिए, इसका सी वाला जो है वो गलत है। ठीक, मैक्रोनी गेहूं जो है वो असिंचित परिस्थितियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्से, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का इसमें कहीं नाम नहीं है। ठीक, और उत्तर प्रदेश यहाँ दे रखा है, तो इसलिए ये सी वाला ऑप्शन गलत है। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 को देखिएगा। पूछा गया है कि कौन सी फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के लिहाज से विश्व में धान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो मक्का, गेहूं, कपास और गन्ना, इसमें से आप बताइए। धान के बाद, धान तो पहले नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का बी वाला हो जाएगा। गेहूं, धान के बाद गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल के तौर पर देखा जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। आगे ही ब्लैंक स्पेस है, और कहा गया है कि एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो कि राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। और साथ में आगे एक फिर ब्लैंक स्पेस है, एक तत्व का नाम आपको भरना है कि इज हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। तो आप बताइए इसमें से कौन सा तत्व होगा? यहाँ दो तत्वों के नाम आपको चुनने हैं। तो मैग्नीशियम और कोबाल्ट दिया हुआ है, जिंक और सोडियम है, फास्फोरस और कोबाल्ट है। इसमें से कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइजोबियम के द्वारा धान में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है उसके लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, यह आवश्यक है। और विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए क्या सहायक होता है? माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। चूंकि हमने विकल्प डी को चुना है तो डी का मतलब क्या हुआ कि इसमें से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि परफेक्ट हो। तो कारण ये है कि दोनों के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होगी। कोबाल्ट का जो प्रतीक चिन्ह है वो CO होता है, और यही तत्व सबको चाहिए होगा। मतलब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए भी इसकी आवश्यकता है, और दूसरा ये कि विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए भी ये सहायक होता है। तो कोबाल्ट और कोबाल्ट वाला कोई पेयर ही नहीं दिया था, इसलिए हम डी का चयन करते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं बोला गया, बोलने की यही मिस्टेक थी। इसके बाद 83 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म चने की एक किस्म नहीं है? ये प्रजाति पूछी जाती है। ठीक है, प्रजाति वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप देखें, पूसा प्रगति है, K850 है। इसके अलावा पूसा चमत्कार है, पूसा 372 है। इस प्रकार से दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चने की किस्में है के 850, इसके अलावा पूसा चमत्कार और पूसा 372, और मटर की जो प्रजाति है उसमें हम देखते हैं पूसा प्रगति को। तो पूसा प्रगति इससे बाहर है, ठीक है, वो मटर की प्रजाति है, बाकी जो है वो चने की है। इसके बाद 84 को देखिए, कहा जा रहा है कि सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई लगभग, अब यहाँ पर लंबाई आपको बतानी है कि उससे ज्यादा होती है, और कपास के बिनौला जो होता है उसमें से लगभग कितने प्रतिशत खाद्य तेल पाया जाता है ये भी आपको बताना है। बिनौला समझ रहे हैं, कपास के जो बीज होते हैं, फल लगता है उसके अंदर रुई होती है, रुई के बीच बीच में बीज होते हैं, तो उन बीजों में से तेल निकलता है, तो कितने परसेंट उसमें से तेल निकलता है ये आपको बताना है साथ में। तो इसीलिए पेयर में आंकड़े दिए हुए हैं, आप बताइए। देखिए 84 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। जो कपास के रेशे की सबसे अच्छी लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की होती है, लंबे रेशे वाली कपास, जो कि भारत में रेयर ही पाई जाती है। और कपास का जो बिनौला होता है यानी तेल होता है उसमें 18.5% खाद्य तेल प्राप्त होता है। तो ये चीज है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, और कासरगोड में क्या है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान है, और केला अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में है। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। डी वाला गलत है। केला अनुसंधान संस्थान की लोकेशन कहाँ पे है, त्रिची में है, और त्रिची जो जगह है वो तमिलनाडु में है। बाकी जितने हैं वो ठीक है, जैसे कि राजमुंदरी जो है वो आंध्र में है और वहां पे तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, और रोपण फसल वाला जो है ये कासरगोड लिखा हुआ है तो वो केरल वाली लोकेशन है, उसे हमने देखा। लेकिन केला अनुसंधान का त्रिची होगा, जो कि यहाँ नहीं दिया है। इसके बाद 86 को देखिएगा, भारत के 3 बड़े निजी ऋणदाताओं ने अभी हाल ही में ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म BBIC प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी ली है, मतलब उसमें हिस्सेदारी ली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऊपर दिए गए वाक्य से संबंधित नहीं है। 3 बड़े बड़े जो बैंक है या उद्यम है उन्होंने इसमें हिस्सेदारी की है, तो कौन इसमें शामिल नहीं है। और 86 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोटक महिंद्रा उसमें शामिल नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं, मतलब ICICI है, HDFC है और एक्सिस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 को देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल फिलहाल में मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक अपनी वित्तीय जो वर्तमान वित्तीय स्थिति थी उसके साथ अपने वर्तमान जमा खाताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ हो रहा था। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, केरल में है कि कर्नाटक में। तो ये है कहाँ पे, मडगांव गोवा में है, ठीक है, इसकी लोकेशन आपकी गोवा में है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा, अब्दुल शाहिद या अब्दुल्ला शाहिद ने अभी हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 नंबर का जो सेशन था उसकी अध्यक्षता को प्राप्त किया है। यह मालदीव के कहाँ के, मतलब यहाँ जो नागरिकता है वो भी पूछी जा सकती है कि वो कहाँ के हैं। तो फिलहाल ये बता दिया है कि ये मालदीव के हैं। अब ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर वित्त मंत्री हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फिर फॉरेन मिनिस्टर। आप देखकर बताइए। अब्दुल्ला शाहिद, इनका संबंध मालदीव से है, इतना तो बता दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, मतलब जो फॉरेन अफेयर होता है या फॉरेन मिनिस्टर का जो पद होता है उस पे ये आसीन है, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 76वां सेशन था उसमें अध्यक्षता का जो खिताब है, या आप खिताब इसे कहें या पद कहें, वो सही माना जाएगा, तो पद जीता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, यहाँ पर आगे ही ब्लैंक स्पेस है, वहां राज्य का नाम आपको भरना है कि वहां पर आयुष को बढ़ावा देने के लिए, इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य नाम की योजना को बनाया है। तो राज्य कौन सा है आप बताइए। तो इसमें से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। ये पुणे है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, या इसमें से कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा इसमें से, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम या उत्प्रेषण कार्यक्रम के द्वारा, मतलब उसमें जितना भी सर्वे हुआ था उसके लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। यहां माफ कीजिएगा, जो इंदौर है उसी का चयन हुआ है, तो देश का एकमात्र शहर बन गया है, ठीक है। तो एकमात्र शहर के तौर पे हम किसे देखते हैं, इंदौर को देखते हैं, और इंदौर इसमें कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। हो सकता है कि राज्य पूछा जाए, तो राज्य में मध्य प्रदेश आप चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, नजीब मिकाती को हाल ही में, अब यहाँ पर आपको जो उनकी नागरिकता है, मतलब देश का नाम है वो भरना है, वहां के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है या नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना को हाल ही में कहाँ के पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है, मतलब क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसमें लेबनान और मुंबई दिया हुआ है, साइप्रस और मुंबई दिया है, ऐसे ही दिल्ली के साथ दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए नजीब मिकाती जो है ये लेबनान के नए पीएम बने हैं, और राकेश अस्थाना जो है ये पुलिस आयुक्त के तौर पे पद हासिल किए हैं, और इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है, दिल्ली में।
तो ये आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 92। इसमें कहा गया कि कौन सा शहर हाल ही में भारत का पहला शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल का लाभ उठा सकते हैं। ये शहर कौन सा है? तो 92 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। ये पुरी है, ठीक है। 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से जो उच्च गुणवत्ता वाला पानी है उसका लाभ उठा सकते हैं, पुरी याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिम हासाओ के मांदेरडिसा गांव में एक बांस औद्योगिकी पार्क की स्थापना की है, या आधारशिला आप कहें कि रखी हुई है? तो आधारशिला ये कहां पर रखी है, असम राज्य में रखी है, मेघालय में रखी है, या सिक्किम में कि मिजोरम में? बांस औद्योगिक पार्क, तो ये जो बंबू इंडस्ट्रियल पार्क है इसकी लोकेशन आपको बस देखनी थी, और 93 का ए वाला सही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी जो है, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में डीमा हासाओ में ये जो गांव वाला एरिया था यहाँ पे बांस औद्योगिकी पार्क की आधारशिला को रखा था। तो असम राज्य हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 को देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में, और यहाँ जो शहर है उनके नाम आपको चुनने होंगे, ओरछा और ग्वालियर, या फिर उज्जैन और ओरछा। ग्वालियर और उज्जैन, मुरैना और ओरछा, कौन से ऐसे शहर हैं जिनको कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो अपनी ऐतिहासिक सूची है, मतलब ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजनाओं की सूची है, उसके अंतर्गत चुना गया है। यहाँ यूनेस्को की जो लिस्ट होती है वो भी कई तरह की होती है। तो ये क्या है, ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, तो उसमें शामिल मध्य प्रदेश के 2 शहर कौन से हैं? अब इसमें अगर आप देखें 94 को, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओरछा और ग्वालियर। ये ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य के तौर पर चुने गए हैं यूनेस्को के द्वारा, ओरछा और ग्वालियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शहर, अब ये कौन सा शहर है, इसको 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर के तौर पर वोट दिया है। ये सब पहले से तय होता है, तो यहाँ आप शहर का नाम बताइए। देखिए 95 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ये है ब्रिस्बेन, जिसे कि 2032, जो कि काफी आगे का समय है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर के तौर पर वोट दिया है। तो ये सी वाला ऑप्शन हम इसमें से चुनते हैं। इसके बाद चलते हैं 96 की ओर, और इसमें पूछा गया है कि एक साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड ये लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है, और किसने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है, ये भी आपको बताना है। 96 का सी वाला सही होगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम चेंज किया है, और नाम क्या बदल दिया है, इसका नाम बदल दिया है अग्रसेन हवाई अड्डा, मतलब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय, पहले से ही है, तो वो चीज हो गई। इसके अलावा आप जो इसमें संस्थाओं के नाम देख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो डोनर ट्रस्ट फंड है इसको लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है, ये विश्व बैंक है, ठीक है। विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से जो साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा है उसको और अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए ये नया फंड लॉन्च किया है। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक को भी साथ में याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला। इसके बाद 97 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि किस संस्था ने 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना को शुरू किया है, और इस योजना को कौन से राज्य में शुरू किया गया है ये भी बताना है। तो कंपनी का नाम और राज्य का नाम देखना है। 97 का करेक्ट आंसर सी होगा। ये एनटीपीसी है, जिसने कि आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वहां पे अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर करीब 25 मेगावाट बिजली की भारत में पहली जो फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना है उसको शुरू किया है। तो ये है पूरा मामला, और करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 98 को देखिए, किस राज्य ने भारत में सबसे ऊंचाई वाले या सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है, और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड यूएसएफ को लॉन्च किया है। अब इसमें आप देखिए तो 98 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहां पे हर्बल पार्क, और केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है, मतलब लॉन्च किया है इसे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, और इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, ए वाला, ए को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 98 का ए सही था। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। 23 से लेकर 27 अगस्त ये जो पूरा समय था, इसमें विश्व जल सप्ताह को मनाया गया। 2021 की बात की जा रही है, तो विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी। उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि समय कौन सा था, मतलब कब मनाया गया। तो बिल्डिंग रिलीजियंस फास्टर, माफ कीजिएगा, यहाँ जो हिंदी है वो थोड़ी ऊटपटांग तरीके से लिखी हुई है, इसका अंग्रेजी देखते हैं। बिल्डिंग रीसाइलेंस फास्टर ये लिखा हुआ है, बिल्ड रीसाइलेंस फास्टर, या फिर बिल्ड रीसाइलेंस स्लोअर, ऐसे, या फिर बिल्डिंग रीसाइलेंस स्लोअर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ थीम आपको चुनना है, तो करेक्ट आंसर उसका जो 99 है इसमें से ए वाला हो जाएगा, ऊपर वाला ही सही है, मतलब बिल्डिंग रीसाइलेंस फास्टर, जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं।
हाल ही में किसे टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और किसे मणिपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो 100 का डी वाला सही होगा। देखिए, टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 25 अगस्त 2021 से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जो अधिकारी का पद था उसके तौर पे नकुल चोपड़ा की नियुक्ति की घोषणा की है। यहाँ जो नियुक्ति है वो किसकी है? नकुल चोपड़ा की है। और जो दूसरी वाली अपॉइंटमेंट पूछ रहा है उसमें अगर आप देखें तो ला गणेशन जो है उन्हें चुना गया है। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, वो सही है। ठीक है, डी वाले ऑप्शन को इसमें से चुनते हैं। इसके बाद अब यहाँ से मोड चेंज हो जाता है, इंग्लिश वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। ग्रामेटिकल एरर आपको खोजनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो इसमें देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया है कि दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। अब इसमें सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है ये आपको बताना है। तो डाउन द रोड में मिस्टेक है, स्लोली विदाउट में मिस्टेक है, लुकिंग एनीबडी में मिस्टेक है, दीपा वॉक में मिस्टेक है। इसमें से देखकर बताइए। तो देखिए, इसका सी हो जाएगा लुकिंग एनीबडी। लुकिंग एनीबडी जो इसमें सेंटेंस का पार्ट है ना, उसमें मिस्टेक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। अब इसमें आप देखिए, एवरीथिंग दैट आई लाइक आर फैटनिंग टू ईट। अब इसमें से आप बताइए कौन सा हिस्सा मिस्टेक से युक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आर फैटनिंग। यहाँ जो लिखा है ना, ये सहायक क्रिया का गलत इस्तेमाल किया है, तो इसे आपने देखा। इसके बाद थर्ड वाले को देखते हैं। इसमें सेंटेंस में कहा गया कि द बॉय विच स्टोल द मनी वाज कॉफ बाई पुलिस। मतलब जो लड़का जिसने पैसा चुराया वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अब इसमें सेंटेंस के जो पार्ट है अलग अलग उसे दिया हुआ है, जैसे कॉफ वाज कॉफ, इसके अलावा द बॉय विच स्टोल द मनी और बाई द पुलिस। इसमें से गलत हिस्सा कौन सा है? तो इसका जो गलत पार्ट है वो इसमें से है द बॉय विच। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है ग्रामेटिकली। इसके बाद 4th क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया कि सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका मिसप्रिंट है, या आप कह लीजिए कि ग्रामेटिकली उसका जो रूप है वो सही नहीं। तो इसमें से सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन होना चाहिए, मतलब वो वाला ऑप्शन जो है वो गलत होना चाहिए, या फिर इट्स रेपुटेशन एज ये वाला, या इन द कंट्री, या फिर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट वाला है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ठीक है, यही आपका ग्रामेटिकली यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ चूंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक था उसमें हमें सिर्फ ग्रामेटिकल एरर ही खोजनी थी, तो हमने उसे देखा। इसके बाद अब 5 से लेकर 9 तक हमें क्या करना है? करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस। यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है सेंटेंसेस का, उसमें आपको जो करेक्ट अल्टरनेटिव है, मतलब उसके अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पे आप क्या भर सकते हैं या क्या चुन सकते हैं, वो वाला देखना है। तो पहले सेंटेंस देखते हैं। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं या मूल्य हैं जीवन के, उसमें तीव्र गति से गिरावट देखी गई है। तो आप इसमें से देखिए कि जो डिग्रेड इन वैल्यूज लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन है, उसकी जगह पे हम क्या इसमें अल्टरनेटिव रख सकते हैं? तो सब्सटीट्यूशन अगर करेंगे तो डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज लिखेंगे, या फिर डिलिब्रेशन ऑफ वैल्यूज लिखेंगे, या डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज लिखेंगे, या इसमें से कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा ही सही है। और 5th वाले को अगर आप देखें तो ऊपर वाला सही है, इसमें डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज लिखेंगे। जो डिग्रेड लिखा है ना उसकी जगह पे डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये इसमें परफेक्ट। इसके बाद इतनी इंप्रूवमेंट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 नीचे ही दिखाई दे रहा है, अ मैन इज नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। अब इसमें जो प्लीडेड फॉर हेल्प है उसी के नीचे अंडरलाइन है, उसकी जगह पे आपको भरना है, मतलब इंप्रूवमेंट करनी है। तो देखिए, पहले वाले में कह दिया कि नो इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ नहीं आपको करना है, जैसे है वैसे रहने दीजिए। और दूसरे वाले में कहा गया कि प्रॉमिस फॉर हेल्प, या फिर कमांडेड टू हेल्प, या रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग, ऐसे। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो 6 वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, मतलब इसमें कोई आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन। मतलब मेरे जो पुराने जूते थे वो फट गए, तो अब मुझे नया लेना है। अब इसमें आप देखिए कि अ न्यू वंस में जो गड़बड़ी है वो दिखाई दे रही है, मतलब वो सब्सटीट्यूशन करना है यहाँ। ठीक है, ये देखिए अ न्यू वन जो है ना, इसी के नीचे अंडरलाइन है, मतलब वाक्य के सिर्फ उतने ही हिस्से को हमें पहले देखना है। हालांकि पूरा वाक्य देखेंगे तभी तो हम पहचान पाएंगे कि कहाँ पर क्या रखना है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अ न्यू वंस लिख सकते हैं, या फिर न्यू वंस सिर्फ लिखेंगे, अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई इंप्रूवमेंट जरूरी ही नहीं है, या फिर द न्यू वंस लिखेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। और लिखने का तरीका आप देख रहे हैं। तो 7th नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिर बी वाला हो जाएगा, न्यू वंस लिखेंगे, ये सही है। इसके बाद 8th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर।
नहाते वक्त तो अधिकतर लोग गाते हैं, बाथरूम सिंगर बहुत सारे लोग होते हैं, तो यही चीज ये भी कर रहा है। अब इसमें अंडरलाइन क्या किया हुआ है, ही सिंग ऑलवेज। अब इसमें देखिए इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ही ऑलवेज सिंग्स ऐसे लिखा जाएगा, मतलब सिंग के साथ एस लगेगा, या जो बी वाला ऑप्शन है उसको देखिए, ही ऑलवेज सिंग, नो इंप्रूवमेंट, या फिर ऑलवेज ही इज सिंगिंग। आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें से ए वाला हो जाएगा, ही ऑलवेज सिंग्स। ठीक है, यहां पर जो सिंग लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे सिंग्स हो जाएगा, और जो लिखने का क्रम है उसको भी ध्यान दीजिएगा, इस क्रम में लिखा जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखें, टू फ्लाइट ऑन द बैटलफील्ड, यहां देखिए फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। अब इसमें आप देखिए कि अ ग्रेट स्ट्रांगनेस जो है उसके नीचे अंडरलाइन है। अब यहाँ आप इसकी जगह पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन तो बेकार है, उसे अगर आप चुन लेंगे तो इसका मतलब है कि कोई सुधार नहीं करना है। बाकी जो है उन्हें देखिए, जैसे कि कहा गया कि द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस होना चाहिए था, मतलब ग्रेट की जगह पे क्या होना चाहिए था, ग्रेटेस्ट होना चाहिए था। जो डिग्री है उसका इस्तेमाल यहाँ पर दूसरे ढंग से होगा। और उसके बाद देखिए अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ये भरा जाएगा, या ग्रेट करेज भरा जाएगा। क्या भरेंगे इसमें, तो 9वां जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, इसका डी वाला सही है, ग्रेट करेज। ठीक है, ग्रेट करेज यहाँ पर ज्यादा परफेक्ट होता है, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डी वाला ऑप्शन चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। यहां देख लीजिए पैसिव फॉर्म असल में, तो पैसिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस है क्या, तो यहां देखिए अवॉइड टेकिंग फॉर, माफ कीजिएगा, अवॉइड टेकिंग द फ्लाई ओवर। अब इसमें आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने का 4 तरीका दिया हुआ है, जैसे कि द फ्लाई ओवर कैन बी अवॉइड टेक, द फ्लाई ओवर शुड बी अवॉइडेड, या द फ्लाई ओवर शुड अवॉइड टेकिंग, या फिर द फ्लाई ओवर शुड बी अवॉइड, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें से आप देखकर बताइए कौन सा सही है। जो 10th वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द फ्लाई ओवर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये वाला सही है। इसके बाद 11th नंबर के क्वेश्चन को देखें, यहां कहा जा रहा है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। अब इसमें देखिए पहले जो सेंटेंस है वो क्या दिया है, हैज यू मैसेज बीन डिस्पैच्ड, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड। अब इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हैज योर मैसेज डिस्पैच्ड ऐसे, या फिर हैव योर माफ कीजिएगा हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज ऐसे लिखा गया है, या हैड यू डिस्पैच योर मैसेज, या इज योर मैसेज डिस्पैचिंग ऐसे। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है फिर। और क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज। ये वाला जो इसमें सेंटेंस है ये सबसे परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यहां पर आपको पैसिव फॉर्म फिर से वही कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेलर्स, माफ कीजिएगा, द फर्स्ट सेटलर्स डिस्प्लेस द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। अब इसमें आप देखिए कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा। पहले वाले में लिखा गया है, ए वाला जो विकल्प है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर डिस्प्लेसिंग द फर्स्ट सेटलर्स। ठीक, और दूसरे वाले में क्या कहा गया, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर डिस्प्लेस्ड बाय द फर्स्ट सेटलर्स, और द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स विल डिस्प्लेस्ड द फर्स्ट सेटलर्स। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन भी एक अलग तरीके से दिया हुआ है। इसमें से सही कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर बी होगा, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर डिस्प्लेस्ड बाय द फर्स्ट सेटलर्स। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फिर वही पैसिव वॉइस वाला मामला है, मतलब चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। अब इसमें देखिए, यू हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू सर्वल ऑफ मेनी कंप्लेंट्स। ठीक है, यू हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू सर्वल ऑफ मेनी कंप्लेंट्स। अब इसे आप कन्वर्ट करिए जरा, तो देखिए सर्वल ऑफ माई कंप्लेंट्स, यहां आप देखें ए वाले ऑप्शन को, ये साइड में है 13वां। ठीक, तो सर्वल ऑफ माई कंप्लेंट्स यू हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट। ठीक, इसके बाद माई कंप्लेंट्स आर नॉट बीन, यहां देखिए आर नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग येट बाई यू, आर नॉट बीन सहायक क्रिया भी ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए सर्वल ऑफ माई कंप्लेंट्स आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड येट, फिर है सर्वल ऑफ माई कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा सेंटेंस परफेक्ट होगा, तो 13 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला, लास्ट वाला ही सही है, सर्वल ऑफ माई कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी वाले ऑप्शन को हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म। सेम चीज करनी है इसमें, पैसिव फॉर्म कहीं चेंज करना है, कहीं एक्टिव चेंज करना है। तो यहां देखिए, आई एम समटाइम पजल्ड बाई हर एक्शन, आई एम समटाइम्स पजल्ड बाई हर एक्शंस। अब इसे आप कन्वर्ट करिए, तो हर एक्शंस आर समटाइम पजल्ड बाई मी, हर एक्शन समटाइम पजल्ड मी, शी कैन समटाइम पजल्ड मी, हर एक्शंस वर समटाइम पजलिंग मी। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा कन्वर्जन सही होगा। तो पहला वाला तो बकवास है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब वो चुनने की आवश्यकता ही नहीं है, ये कहने का मतलब है। बाकी जो 3 है उसे आप देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी वाले में कहा जा रहा है, इसमें देखिए, हर एक्शन समटाइम पजल्ड मी, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो कभी कभी मुझे उलझन में डाल देते हैं। इसके बाद 15 से लेकर 18वें तक देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो मामला है वो आ गया। अभी एक्टिव पैसिव हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी हाई स्कूल के ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं वो सब यहाँ पधार दिए हैं। तो अब इसमें आप देखें, किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसे आप इनडायरेक्टली कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए, किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग देन, ऐसे लिखेंगे, या 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। फिलहाल इसका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग देन, ठीक, तो ए वाला ऑप्शन, यहाँ नाउ को हम लोग देन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 16वां। आई एम हंग्री, यहाँ देखिए, आई एम हंग्री सेड द चाइल्ड टू हिज मदर, मतलब बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं भूखा हूं या मैं भूखी हूं। अब इसमें आप बताइए कि इसको इनडायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 16 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, मतलब द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, उसने होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहा, क्या कहा कि कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, क्या तुम मुझे रूम्स का टैरिफ बता सकती हो। अब इसमें आप बताइए कि इसको इनडायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम, ठीक है, टैरिफ ऑफ रूम्स असल में, क्योंकि कमरे हैं ना कई सारे, तो बहुवचन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्टली, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, या फिर ही आस्क्ड मी दैट व्हाट वाज आई डूइंग, मतलब वाज को पहले करेंगे, आई को बाद में करेंगे, या फिर ही सेड व्हाट हैड बीन डूइंग, इस प्रकार से, मतलब आई का इस्तेमाल तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ आप देखें कि सहायक क्रिया बार बार चेंज हो रही है। अब इसमें से कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक, आर की जगह पे क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद 19वें से लेकर 23वें तक हमें क्या करना है, कहा जा रहा है कि सेंटेंसेज आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक वाला मामला है, मतलब नीचे से एक शब्द चुनकर आपको जो खाली स्थान है वहां भरना है। तो आप देखें इसमें से इट इज एन, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है और कहा जा रहा है डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेसेस। अब यहाँ क्या भरेंगे, ओकेशनल भरेंगे, या फिर इसमें से जो विकल्प दिए उन्हें ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा, एस्पीशियस भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन है उसमें बी वाला भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें जो सेंटेंस है उसमें कहा जा रहा है ही और उसके बाद ब्लैंक स्पेस अ हेनियस क्राइम। अब इसमें क्या भरा जाएगा, हैपेंड, अकर्ड, या फिर मेड, या फिर कमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 20 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा, कमिटेड भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही कमिटेड, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, द गवर्नमेंट हैज वार्न दैट, माफ कीजिएगा, वार्न द ट्रेडर्स नॉट टू। अब यहाँ पर क्या, मतलब कौन सा शब्द भरेंगे, और उसके बाद लिखा है ओनियंस, ठीक, मतलब सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, द गवर्नमेंट हैज वार्न द ट्रेडर्स नॉट टू। अब यहाँ पर खाली जगह को आप भरिए और उसके बाद है ओनियन, तो क्या भरेंगे, यहाँ होल्ड भरेंगे, या कंबाइन भरेंगे, ग्रॉस भरेंगे, बल्क भरेंगे, क्या भरिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला जो है वही परफेक्ट है, ए वाले जो शब्द है उसको भर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर, अब यहाँ क्या भरेंगे, क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, रिस्पेक्टेड होगा या रिस्पेक्टिव होगा या रिस्पेक्टिबल होगा या रिस्पेक्टफुल होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रिस्पेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, संबंधित क्लास में अपने चले गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, यहाँ पर शी लिखा है और उसके बाद एक खाली जगह है, ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। यहाँ ऑफर्ड होगा, इंसिस्टेड होगा, सजेस्टेड होगा या रिक्वेस्टेड होगा, क्या भरा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का, वो इसमें से आप देख लीजिए बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, यानी इंसिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, इंसिस्टेड भरा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, 24 से लेकर 29 तक, इसमें पहला लिखा हुआ है ऑब्लिगेटरी। अब इसकी जगह पे आपको करना क्या है, कहा जा रहा है कि चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड, मतलब वही समानार्थी शब्द आपको खोजना है। तो इसमें से क्या भरा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी भरेंगे, ये आपने हजारों बार पढ़ा होगा। इसके बाद अगला वाला देख लीजिए, 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, सेंटिलेटिंग लिखा हुआ है और इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा, ग्लिटरिंग भरा जाएगा, बोरिंग भरा जाएगा, क्या भरेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 25 और इसका जो राइट आंसर है यहाँ देख लीजिए, पहले ए वाला ही सही है, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भरेंगे ग्लिटरिंग, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं और 26 में आपको देखना है कि कौन सा शब्द भरेंगे। तो यहाँ पैथेटिक लिखा हुआ है, क्या भरिएगा, क्यूरियस भरिएगा, पिटफुल भरिएगा, डल भरिएगा या फिर इनसिग्निफिकेंट भरिएगा। तो 26
इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं पिटफुल, ठीक है, पिटीफुल है असल में, ये पिटफुल नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ आई भी है तो पिटीफुल, दयापूर्ण। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर कहा गया, यहां देखिए पेनिटेंस वर्ड जो है उसकी जगह पे आपको दूसरा शब्द चुनना है, मतलब उसी के समान अर्थ रखने वाले यहाँ शब्द तलाशने हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। रिपेंटेंस, जो रिपेंटेंस है उसे आप भरेंगे और डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद इम्प्लोर लिखा हुआ है तो इम्प्लोर की जगह पे क्या भरिएगा, कमांड भरिएगा, हॉनर भरिएगा, प्लीड भरिएगा या फिर रिफ्यूज भरिएगा, इसमें से कौन सा होगा। और 28 का राइट आंसर इसमें देख लीजिए, सी वाला हो जाएगा, प्लीड, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सी वाला ऑप्शन इसका आपने निशान लगाया। इसके बाद ग्लोरियस है, ठीक है, तो ग्लोरियस की जगह पे क्या भरेंगे, स्प्लेंडेड भरेंगे, अनयूजुअल भरेंगे, इनॉमरस भरेंगे या जेंटल भरेंगे। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्प्लेंडेड भरेंगे, ठीक। इसके बाद 30 से लेकर 33 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, ये अपोजिट है, ठीक। अभी तक आपने एक तरह से सिनोनिम्स देखे हैं, समानार्थी या सिनोनिम्स, हालांकि पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों में फर्क होता है, लेकिन फिर भी मतलब समान अर्थ रखने वाले। लेकिन यहां पर आपको देखना है अपोजिट यानी विपरीत। तो पहले जो शब्द है उसको देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है विजिलेंट, अब इसकी जगह आप क्या भरेंगे, मतलब इसके विलोम के तौर पर किसे चुनेंगे। तो 30 वाला जो ऑप्शन है इसे आप देखें, इसमें से बी वाला सही होगा, ठीक है, रैश भरेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में आपसे कहा गया है कि जो फ्लेक्सिबल है उसके लिए आप क्या भरेंगे, मतलब क्या चुनेंगे अपोजिट के तौर पे। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, स्टिफ, ठीक, स्टिफ भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिबर्टी, और इसकी जगह पे क्या भरिएगा इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, डिपेंडेंस। लिबर्टी मतलब क्या होता है, आजादी, यानी आप आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं। और जो डिपेंडेंसी होती है वो गुलामी या दास्ता को कहा जाता है, आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, आश्रित हैं। इसके बाद अगला वाला आप देखें, ब्रॉड लिखा हुआ है, तो ब्रॉड की जगह पे क्या भरेंगे, मतलब अपोजिट के तौर पे। तो 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नैरो। ब्रॉड मतलब होता है विस्तीर्ण और नैरो मतलब संकीर्ण। इसके बाद 34 से लेकर 40, ये जो क्वेश्चन का पूरा क्रम है इसमें हमें क्या करना है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला है, ठीक है। मतलब या तो आपको सेंटेंस देकर वर्ड पूछेगा या वर्ड देकर सेंटेंस भी पूछ सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो इसमें आप देखें, ये सेंटेंस दे रखा है, वन हु ट्रेवल बाई फुट, जो कि पैदल, पैरों से यात्रा करे, तो उसे क्या कहा जाएगा। इसमें आप शब्द ढूंढें और करेक्ट आंसर 34 का इसमें से कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 35, यहां कहा गया कि एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। अब इसे क्या भरा जाएगा, मतलब क्या जगह यहाँ पे रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 की जगह पे, मतलब 35 जो सेंटेंस दिया है उसकी जगह पे शब्द आपका कौन सा होगा, ग्रेगेरियस हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हम चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, सम टाइम, माफ कीजिएगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। तो ये क्या चीज होती है, मतलब इसके लिए शब्द क्या आप चुन सकते हैं। तो ऑडिएबल हो जाएगा या इनऑडिएबल हो जाएगा, और भी दो है, इरवोकल लिखा हुआ है, इस प्रकार से शब्द दिए। तो 36 का इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, इनऑडिएबल, मतलब जिसे कि सुना नहीं जा सकता है। और उसके बाद 37 में कहा गया कि अ सॉन्ग संग एट बरियल, ये क्या होता है, सोनेट होता है या बैलेड होता है या फिर हाइमन होता है या फिर डिरेज होता है, इसमें से क्या होता है। तो करेक्ट आंसर 37 का डी वाला हो जाएगा, ठीक। यहां आपने देखा, ये सब आप जो अंग्रेजी की पोएट्री होती है ना उसमें पढ़ते हैं कि कौन वाली पोएम जो है वो सोनेट है, कौन सी जो है वो मर्सीफुल है, कौन सी में आपको उत्साह की भावना प्राप्त होती है। जैसे हिंदी में रस होते हैं, वैसे ही जो अंग्रेजी का साहित्य होता है ना उसमें कविताओं के अपने भाव होते हैं। इसके बाद 38 को देखिए, 38 में कहा गया कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, इसको क्या कहा जाता है, तो डिकेड कहा जाता है, 10 साल का समय होता है, दशक कहते हैं, यहाँ आपने डिकेड को चुना। इसके बाद 39 को देखिए, वन हु लीव्स विद हिज ओन कंट्री टू सेटल इन एनदर, ठीक है, मतलब अपने देश को छोड़कर वो दूसरी जगह पर सेटल हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, फॉरेनर कहा जाएगा, नेटिव कहा जाएगा, जो इमिग्रेंट्स हैं उसके तौर पे उन्हें देखा जाएगा, या टूरिस्ट कहा जाएगा। तो टूरिस्ट तो एक समय के लिए घूमने आते हैं, फिर अपने देश वापस लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वो अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाकर सेटल हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहिएगा, ऐसे व्यक्ति को आप कहिएगा इमिग्रेंट्स, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि अ प्लेस वेयर क्लोथेस आर केप्ट, मतलब ऐसी जगह जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, क्या कहा जाता है उसे कॉफिन कहा जाता है, ताबूत में आप कपड़े रखते हैं कभी, वार्डरोब कहा जाता है, या हैंगर कहा जाता है, या शेफ कहा जाता है, इसमें से क्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, वार्डरोब ही कहते हैं ना, कपबोर्ड तो नहीं कहते हैं, कपबोर्ड मत सोचिएगा, ठीक है, वो सामान रखने की अलमारी होती है, कपड़े रखने की नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 46 तक आपको करना क्या है, यहाँ आइटम और फ्रेज वाला मामला है, मतलब लोकोक्तियां या मुहावरे देकर उससे उसकी जो मीनिंग है वो आपसे पूछी जाएगी, या हो सकता है कि अर्थ दे दे और कहे कि इसके लिए उपयुक्त जो आइटम या फ्रेज है उसको सिलेक्ट कीजिए, ऐसे उल्टा भी दे सकता है।
फिलहाल यहाँ पर आपको फ्रेज या आइटम दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन जो 41 है, इस तरह का पहला क्वेश्चन, उसे देखिए, टू टेक फ्रेंच लीव। अब इसमें आप देखें कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, वेलकम द होस्ट या एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विथ रिटन परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। अब इसमें आप देख लीजिए, तो 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, ये तो सिंपल एक कॉमन यूज होने वाला आइटम है। अब इसमें आप बताइए, इजिली इनकरेज्ड, इजिली डिसअपॉइंटेड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या नॉट रिस्ट्रेंड। अब इसमें से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम मतलब जो कठिन समस्या है वो एक हार्ड नट की तरह से होती है, जिसे कि आराम से तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा जा सकता है लेकिन कठिनाई होगी। इसके बाद जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लोग कहते हैं कि हार्ड नट है, स्टील फ्रेम है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसके बाद 43 को देखें, अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, अ स्नेक इन द ग्रास, तो ये एक आइटम है, ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अब इसके लिए आपको जो उचित इसकी मीनिंग है वो बतानी है। तो डिफिकल्ट टू फाइंड, अ वेल विशर या गुड फ्रेंड या सीक्रेट एनिमी, मतलब घास में सांप। अब आप सोच कर देखिए कि ये मुहावरा किस चीज की ओर संकेत कर रहा है। मुहावरे और लोकोक्ति जो होते हैं ना, मतलब आइटम या फ्रेज, तो उनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका अर्थ उसी में छिपा रहता है। थोड़ी गहराई से अगर आप सोच लेंगे तो अर्थ अपने आप निकल जाएगा। फिलहाल 43 इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, अ सीक्रेट एनिमी। घास में आप नंगे पैर टहल रहे हैं और जो सांप है वो घास में छिपा हुआ है। घास में कोई चीज छिप जाती है तो दिखाई नहीं देती, तो वो दिखेगा नहीं और छुपा हुआ शत्रु है, काट लेगा पैर पड़ते ही। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, ऑन, यहाँ देख लीजिए, ऑन शैंक्स मेयर। अब इसमें इसके जो आइटम या फ्रेज दिया हुआ है, इसकी मीनिंग के तौर पे आप किसे चुनेंगे? तो ऑन अ लायन, ऑन एन एलिफेंट, ऑन फुट, ऑन अ बाइसिकल, किस पर रहेंगे आप? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा, ऑन फुट यानी पैदल पैदल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 45, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अब इसमें आप देखें कि फॉलो अदर्स या फिर प्राइज वन सेल्फ, या फिर इसमें से आप देख लें कंडेम्ड अदर्स, या फिर बी सेल्फ रिलायंट, रिसाइलेंट, इस प्रकार से दिया हुआ है। माफ कीजिएगा वो रिलियंट है। तो इस प्रकार से इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आप इसमें से बताएं कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बी वाला सही हो जाएगा। और इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, स्पिल द बीन्स। ठीक है, ये आपका आइटम या फ्रेज दिया हुआ है। अब इसका आपको मीनिंग बतानी है। तो परफॉर्म मैजिक, वर्क हार्ड, या फिर वेस्ट मनी, गिव अवे अ सीक्रेट, इसमें से कौन सा होगा? तो 46 का डी वाला हो जाएगा, गिव अवे अ सीक्रेट। ठीक है, गिव अवे अ सीक्रेट। इसके बाद 47 को देखते हैं, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा हो जाएगा? पार्टनर हो जाएगा, या फिर पिटिशियस हो जाएगा, या फिर इसमें से जो नीचे के 2 शब्द हैं उनको भी देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 इसका ए वाला ही सही है। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, चूज द मिस स्पेल्ड। अब यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किस में है आप देखिए, तो नेग्लेजिबल में मिस्टेक है, या फिर नेगोशिएट में मिस्टेक है, नेसेसरी गलत लिखा है, या फिर न्यूसेंस जो है वो गलत लिखा है, न्यूसेंस गलत लिखा हुआ है। इसमें आप शब्दों को देख लीजिए और जो स्पेलिंग है उसको देखिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप 48 को देखें तो बी वाले में है, जो नेगोशिएट लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। और इसके बाद 49 को देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें इनकरेक्ट वर्ड को चूज करिएगा। तो इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है वो बी वाला है, जो यहाँ पर कंज्यूमेशन दिया हुआ है उसकी स्पेलिंग गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को, लास्ट क्वेश्चन जो अंग्रेजी वाला है उसको देखें। इसमें इनकरेक्ट वर्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो लिखा हुआ है ट्रेजर, इसके अलावा टर्मरेंट, इसके अलावा क्या लिखा है यहाँ पे? टर्मोइल लिखा हुआ है, और क्या है? ट्रुथफुल है। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं। इसमें से आप बताइए जो इनकरेक्ट वर्ड है वो कौन सा है? तो ऊपर वाला ही गलत है, ट्रीजर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमने अंग्रेजी वाला सेक्शन किया। इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन है। इसमें पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पास्कल एडिंग मशीन सृजित करने वाले ब्लेज पास्कल ये किस देश के रहने वाले थे? अमेरिकन थे, रशियन थे, जापानीज थे, या फ्रेंच थे? और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, परम क्या चीज है? ये कंप्यूटराइजेशन से जुड़ा हुआ शब्द है, मिसाइल से जुड़ा हुआ है, मेडिसिन से जुड़ा है, या मेट्रोलॉजिकल वर्ड है? तो परम जो है एक सुपर कंप्यूटर था ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। स्टोरेज की जो थोड़ी सी जगह होती है, वहां बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? फाइल एडजस्टमेंट का यूज किया जाता है, फाइल को कॉपी किया जाता है, या फाइल कंपेटेबिलिटी का यूज किया जाता है, या फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है? तो आपने जिप फोल्डर देखे हैं ना, उसमें कंप्रेस करके डाली जाती है फाइलें, मतलब जितना उनका आकार है उससे थोड़ा उन्हें सिकोड़ दिया जाता है, छोटा करके उसमें डाल दिया जाता है।
तो इस प्रकार से जो चीजें होती हैं उसमें ज्यादा फाइलें एक जगह रखी जा सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि कौन सा कंप्यूटर बुनियाद कार्य नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हिंदी और अंग्रेजी में जमीन आसमान का फर्क है, तो अंग्रेजी वाला जो है उसको तवज्जो दीजिएगा। अब इसमें आप देखिए कंप्यूटर का इसमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है, तो आप देखें कि एक्सेप्टिंग इनपुट, प्रोसेसिंग द डाटा, टू स्टोर डाटा या स्कैन द टेक्स्ट। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला हो जाएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना। हालांकि ये काम हो सकता है लेकिन ये बेसिक नहीं है। इसके बाद 5th वाले को देखते हैं। द टर्म मेमोरी इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी किस चीज के लिए यूज होता है, तो लॉजिक के लिए यूज होता है, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए कि प्रोग्राम के लिए। स्टोरेज के लिए यूज होता है तो सिंपल चीज है, इतना सीधा प्रश्न तो नहीं आना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कोबोल लिखा है, बेसिक है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, इसमें से कौन सा होगा। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी हो जाएगा, पास्कल। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ कहा गया कि असेंबलर जो है इसके बारे में क्या गलत है, इसमें से मतलब जो सही नहीं है वो तलाशना है। तो दिस डज नॉट, यहाँ देखें, दिस डज नॉट ट्रांसलेट सी प्रोग्राम, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एक्सक्यूशन। और देखिए इट इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, मतलब ये क्या है, एक तरह का अनुवाद करने वाला कार्यक्रम है। या फिर इट डज नॉट ट्रांसलेट बेसिक प्रोग्राम। बताइए जो गलत है असेंबलर के बारे में वो बताना है। तो इसका बी हो जाएगा। ये जो है ये एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये वाला सही नहीं है, बाकी जितना है वो सब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कोई कंप्यूटर सिस्टम है जो कि स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा एज 0 and 1, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर में काम करता है, तो इसी रूप में वो डाटा को स्टोर करेगा। विच इज नोन एज, ये जो सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, तो अभी बता भी दिया गया। द्विआधारित, यहाँ आप शब्द देखें, द्विआधारी संख्या पद्धति, या उसी को कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे डेसिमल होता है उसमें 10 दशमलव वाला जो अंक है सिस्टम है वो चलता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, तो ये दशमलव प्रणाली में आता है। गिन लीजिए कितने हैं, 0 से अगर गिनेंगे तो 9 तक 10 संख्याएं होंगी। और अब आप कहिएगा कि दशमलव है तो 10 तो रहना चाहिए, तो 10 में क्या है, 1 और 0 ही तो है, तो 1 भी बीच में आएगा, 0 तो है ही है। तो ये पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम है। वैसे ही बाइनरी होता है जिसमें कि सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो इसका जो सिस्टम है उसको बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। इसके बाद 9th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यूएसबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सेट बस होता है, या यूनिफाइड सीरियल बस होता है। अब ये ट्रेवल करने वाली बस नहीं है, ये कंप्यूटर की बस है। अब इसमें आप देख कर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है, ऊपर वाला सही। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, असेंबलर और सीआरटी। और क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। असेंबलर जो है वो असल में हार्डवेयर नहीं, ये जो असेंबलर होता है ना ये हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। लिनक्स क्या चीज है, ये एक केमिकल का नाम है, हार्डवेयर है, असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर में घुसने वाला वायरस है। तो 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये जो लिनक्स है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो टीवी का यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं, स्क्वीज इन का यूज करते हैं, पुश इन का यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, पहले बी वाला होगा, इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखें कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं मतलब उसमें लगा रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के द्वारा व्यवस्थित द्रुत दर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है। मतलब पूछने का तात्पर्य यह है कि व्हाट इज अ फास्ट, कॉस्टली एंड रिलेटिवली स्मॉल कलेक्शन फॉर्म और ऑर्गेनाइज बाई कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। ये क्या होगा, मेन मेमोरी होगी, कैच होगा, फ्लैश मेमोरी होगी कि डिस्क होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, कैच। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। सीएडी, ये जो सीएडी है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो 14 का ये तो सिंपल है, आप जानते होंगे, इसका सी वाला होगा ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो लास्ट वाले को, मतलब इसमें से नॉन ऑफ दीज को चुनना नहीं है, तो ये लास्ट हुआ, सी वाले को चुनते हैं। इसके बाद 15 को देखिए। निम्नलिखित में से संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, WMV का यूज किया जाता है। ठीक है, WMV का यूज किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। अब यहाँ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, तो 16 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, मतलब जैक किल्बी ने इसको आविष्कृत किया हुआ था। ठीक है, जैक किल्बी का नाम आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। बाइनरी नंबर है 101। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको 101 मत समझिएगा, ये डेसिमल नहीं है, बाइनरी है, तो 101 इसे पढ़ेंगे। अब इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो वैल्यू कितनी आएगी, देखकर बताइए।
और कन्वर्जन लगा दीजिएगा इसका, तो 17 का जो राइट आंसर आएगा वो होगा बी वाला, 5 आएगा। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द पोजीशन ऑफ डाटा इन मेमोरी स्पेसिफिकली इज कॉल्ड। क्या होता है ये? करेक्टर्स होते हैं या फिर एड्रेस होता है या एलडीए या फिर रैम। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, कहा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरली यूजफुल फॉर। ये बेसिक तौर पे या प्राइमरी तौर पर किस चीज के लिए यूजफुल होते हैं? तो यहाँ आप देखें इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर फॉर डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर जो मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, या सभी के लिए यूज होते हैं? आप देखकर बताएं। सुपर कंप्यूटर तो नाम है सुपर कंप्यूटर, तो सभी के लिए यूज होंगे ना, ये सारे काम वो करते हैं, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, उसको देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? तो बड़े उद्योगों में यूज होता है, या जो व्यावसायिक फर्म्स होते हैं वहां यूज होता है, मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा, सब जगह यूज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस प्रकार के ऑप्शन में सभी को चुन लेना चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी हिंदी वाला सेक्शन आ गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो ठीक, नहीं तो कोई लॉजिक इसमें लगेगा नहीं। तो देखिए हिंदी के सेगमेंट में ये पहला वाला जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शैतान की आंत, यहाँ शौतान नहीं शैतान होगा। शैतान की आंत मुहावरे का मतलब क्या है? तो बहुत लंबी वस्तु। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखिए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो इसमें आप देख लीजिए, आकाश जो लिखा है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। यहाँ आजमाइश होगा और यहाँ आगामी होगा नीचे। आकाश जो इसमें बी वाला ऑप्शन है वही सही है, बी वाला सही है। इसके बाद 4th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? अब यहाँ समास की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर ए है। अब यही भाव जो होता है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। पुरुषोत्तम में कौन सा तत्पुरुष है? अब इसमें आप देखें अपादान तत्पुरुष है, अधिकरण है, या फिर दोनों है? कुछ नहीं है। तो 5th वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें दोनों नहीं चुन सकते। यहां आप देख रहे हैं जो दोनों ऑप्शन दिया है अपादान अधिकरण एक साथ नहीं चुनेंगे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिकरण हो जाएगा। यहां आपने देखा बी ऑप्शन इसका चुनते हैं। अंबर का विलोम क्या है? तो अंबर का अवनी हो जाएगा। अंबर मतलब आकाश, अवनी मतलब धरती, तो डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। इसे आप 6वें नंबर पर देख रहे हैं। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में आपसे ये पैराग्राफ देकर पूछा जा रहा है, मतलब ये पैराग्राफ है, इसको पढ़िए और उसके बाद उसी के आधार पर 7वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये पैराग्राफ आप देख लीजिए। वैश्वीकरण की आवश्यकता तब महसूस हुई जब 1991 में वित्तीय संकट के कारण सोना गिरवी रखकर विदेशों से ऋण लेना पड़ा, काफी खराब स्थिति थी। और उसके बाद भारत में वैश्वीकरण को स्वीकृति देने के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारत में बहुत ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट किया है और इससे आयात निर्यात को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, काफी ज्यादा तरक्की वगैरह हुई है हर क्षेत्र में। और भारत के विशेषज्ञ विश्व के अनेक देशों में कार्यरत हैं बड़ी मात्रा में। संचार और सूचना क्रांति के कारण दुनिया आज ग्लोबल विलेज का रूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति को सही तौर पर देखा जाए तो वैश्वीकरण समय की मांग है, सही बात है। और आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप मानते हैं। और वर्तमान समय में जटिल आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए विश्व का कोई देश ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, कहीं ना कहीं तो निर्भरता होती ही है। तो ये लेन देन का जो सिलसिला है वो चलता है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आर्थिक सुधार का एक सुनहरा अवसर दिया है, भले ही इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रगति का पथ है वो अग्रसर है, मतलब फायदा ही फायदा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सब तारीफें इसमें किया है, मतलब वैश्वीकरण की तारीफ के पुल बांधा है। अब इसमें आपको बताना है कि विदेशी निवेशकों ने भारत में बहुत ज्यादा पूंजी निवेश क्यों किया है, क्या वजह है। तो इसे वित्तीय संकट से उबारने के लिए वो इतने ज्यादा शुभचिंतक हो गए हैं, या भारत की प्रगति को देखकर, या वैश्विक मंदी जो है उससे निपटने के लिए, आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, असल में मतलब जो भारत में आर्थिक मंदी आई थी उससे निपटने के लिए और वैश्वीकरण के कारण क्या वजह हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की प्रगति देखकर। ये सही है भाई, भारत की प्रगति देखकर तो पड़ोसी जलेंगे, तो यहाँ ये विकल्प ही गलत दिया है, मतलब उत्तर गलत दिया है। इसका करेक्ट आंसर देखिए डी वाला होगा। जो विदेशी निवेशक हैं उनको ऐसी कोई चाहत नहीं है कि भारत तरक्की करे या मतलब उसकी कोई अवनति हो या उन्नति हो, इससे उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें अपने फायदे से मतलब है। और चूंकि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के दरवाजे, मतलब पूरी दुनिया के हर देश के दरवाजे दूसरों के लिए खुल गए हैं, तो ऐसे में इन्हें सुविधा हो गई है कि हर जगह जाकर ये अपना व्यापार कर सकते हैं। तो भारत को भी इन्होंने अपना मार्केट बना लिया है, तो ये बात है। तो वैश्वीकरण ही इसके पीछे मूल कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शीर्षक भी बताना है, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का शीर्षक बताना है। तो बताइए, आर्थिक संकट इसका शीर्षक होगा, वैश्वीकरण होगा, क्या होगा? तो वैश्वीकरण ही बार बार शब्द इसमें रिपीट हुआ है, बाकी जो है वो तो मतलब एक कॉमन शब्द के तौर पर वैश्वीकरण बार बार आया है।
और सबसे मुख्य जो भावना है वो उसी पर केंद्रित है। तो 8th नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका बी ही सही होगा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब ये बताइए कि ग्लोबलाइजेशन से भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? तो फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला है, ये वाला सही है, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से देख लीजिए, जो 9 वाला है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। सबसे ज्यादा घाटा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को ही हुआ है। एक समय था जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम नहीं शुरू हुआ था, यानी 1991 से पहले वाला समय, तो उसमें फिल्म उद्योग भारत में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से विदेशी फिल्मों का दबदबा यहाँ बढ़ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। अब यहाँ से पैराग्राफ से मुक्ति मिली और संधि विग्रह आपसे पूछ रहा है, तो सच्चरित्र वाला सही है, सच्चरित्र का आपको करना है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं, तो ऊपर वाला ही सही है। अब ए सही होगा कि बी सही होगा, जरा ये देखकर बताइए 10वें वाले में से, दोनों को देख लीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए होगा, सतचरित्र। त के नीचे ऐसे हलंत रहेगा और चरित्र पूरा रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो व्याख्या होगा, टीका एक माथे पर लगाने वाला तिलक भी होता है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या से तात्पर्य है। किनारा का अनेकार्थी। अब इसमें देखिए किनारा हम तट को भी कहते हैं, सिरे को भी किनारा कहते हैं, हाशिए को भी किनारा कहते हैं, लेकिन बेकार को हम किनारा कभी नहीं कहते हैं, तो ये इससे बाहर है। ठीक है, इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। बखूबी में समास है, बखूबी। अब इसमें आप समास देखिए, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, या इसमें से कुछ नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर है इसमें देख लीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है इसमें बखूबी में। इसे आपने देखा। अब इसके बाद जो रीजनिंग है एआरओ वाली, मतलब एआरओ के एग्जाम के लिए रीजनिंग है, उसे हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, पहले वाले में कहा गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पहले से है। तो साधु का मठ से संबंध है, तो शूरवीर का किससे संबंध होगा? स्थिर से संबंध होगा, कॉटेज से संबंध होगा, हवेली से होगा, मठ से होगा, किससे होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, हवेली। हालांकि ये इसमें इतना लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी चुन सकते हैं। मतलब सबसे उपयुक्त, जो सबसे नजदीकी होता है वो चुनना होता है। मतलब शूरवीर के रहने का स्थान हमेशा हवेली हो, यह आवश्यक तो है नहीं। खैर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां देखिए कहा जा रहा है कि विच ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम भरें कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये हट जाए। तो 3 दिया है, 11 दिया है, 38 है, 102 है, 227 है, और 227 के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसकी जगह क्या भरेंगे? तो सेकंड वाला जो है ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 443 भरेंगे। ठीक है, 443। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। 4 जोड़ी संख्याएं दी हैं जिसमें से कि 3 किसी न किसी रूप में एक जैसी हैं, जबकि एक अलग है। विषम को चुनिए, बताइए कौन सी अलग है? तो थर्ड वाला जो है ना, इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला होगा। ये आप देख रहे हैं, ए वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये असल में पेयर है, जोड़ी है। 4 जोड़ी संख्या का मतलब है कि टोटल 8 संख्याएं दी हैं, तो यहाँ जो संख्या है वो 18 है और 306 है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है और इसको कोड वर्ड में कन्वर्ट किया है। तो आपको ये बताना है कि एक जैसे कन्वर्जन किया था उसी आधार पे दूसरे वाले का कन्वर्जन कोडिंग में क्या होगा। तो वार्डरोब को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, वार्डरोब मेन वर्ड है, उसको हम कोड करके इस रूप में लिख दिए। तो उसी प्रकार से एक्वेरियम को कैसे लिखेंगे बताइए? इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसका डी हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये किस आधार पे करना है, इन दोनों को आप देखकर मैच कर सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ बॉक्स बने हुए हैं और ये बॉक्स हो सकता है आपको नजदीक से देखने की आवश्यकता पड़े, तो इसे देखिए। कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। मतलब करना क्या है वो आपको पता है, जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना यहाँ छोटा सा, यहाँ देख रहे हैं। तो इसकी जगह पे आपको उचित इसमें से भरना है, कौन सा भरा जाएगा। तो 5th वाला जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये वाला भरेंगे। इसके बाद तब ये आएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही। इसे छोटा कर लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट 6th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 4 शब्द दिए हैं जिसमें से कि 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। तो कार, हवाई जहाज, पेट्रोल और बस। तो बाकी जो है वो यातायात के साधन है, लेकिन जो पेट्रोल है वो यातायात के साधनों को चलाने वाला साधन है, तो वो इसमें से अलग है। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ वैन आरेख वाला संबंध है, एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम संबंध कौन दर्शाता है। तो तांबा, धातु, लोहा। देखिए तांबा और लोहा दोनों धातुएं हैं, तो अब इसमें से वैन आरेख आप चुनिए कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मतलब तांबा और लोहा क्या है, धातु में आएंगे। धातु जो है वो एक बड़ा गोला हो गया, उसके अंदर तांबा भी है, लोहा भी है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है लेकिन एक परिवार के सदस्य हैं। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें आपको उस विकल्प का चयन करना है जो कि रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 7, 16, 40 और 84, उसके बाद आप क्या भरिएगा, यहाँ विकल्प देखिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 153 भरेंगे। 153 के बाद तब आएगा 252। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कोड वर्ड में। तो उसी प्रकार की कोडिंग में अगर हम मेडिसिन को कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे। और 9th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रश्न आकृति के दाईं ओर दर्पण में रखा है उसकी कौन सी मिरर इमेज परफेक्ट होगी। मतलब वास्तविक जो चित्र है वो दिया हुआ है, वास्तविक चित्र कुछ ऐसा है, यहां आप देख रहे हैं, ये आपका जो है ये रियल इमेज है। इसकी मिरर इमेज आपको खोजनी है इस विकल्प में से, कौन सी इसकी मिरर इमेज होगी। यानी शीशा इसके सामने रख दे तो शीशे में ये कैसा दिखाई देगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका प्रश्न नंबर 10। देख लीजिए अच्छे से पहले से, देखिए 10वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी मिरर इमेज बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान दीजिएगा। और शीशा लगाकर इसको देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न आकृति के दाईं ओर दर्पण में रखा जाता है। मतलब यहाँ जो है ना प्रश्न आकृति क्या है, ये कुछ अल्फाबेट और कुछ अंकों का मिला जुला समूह है। तो इसे अगर आप शीशा दिखा देते हैं तो शीशे में ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। किस प्रकार से दिखाई देगा बताइए। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर नीचे ही दे दिया है, आपको दिखाई दे गया होगा, सी वाला, ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा। तो मिरर इमेज आपको बस पकड़नी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एम्बुलेंस स्टाइल में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 22, 21, 7, 23, 19, 7, 20। तो उसी प्रकार से स्विच को कैसे लिखेंगे तो ये तो आप बैठा लीजिएगा इसमें क्रम, जैसे पीछे हमने अल्फाबेटिकल कोडिंग की है वैसे ही यहाँ न्यूमेरिकल कोडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। 10, 5, 22, 11, 25, 21 इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से एक आकृति आ गई है और त्रिभुज आपको गिनने हैं। बताइए कितने ट्रायंगल हैं इसमें। अब आराम से बैठकर गिनिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 19 त्रिभुज हैं, गिनिएगा अच्छे से, 19 त्रिभुज इसमें आएंगे। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है कि 15 जुलाई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब न जाने 15 जुलाई 2009 को जो दिन था वो जानने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपको तो बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, बुधवार था। अब ये कैलेंडर की ट्रिक से हल होगा। इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि एक बच्चा यह कहते हुए आपसे पैसे मांगता है कि वह भूखा है, ठीक है, वो मांग रहा है पैसे और आपको तर्क क्या दे रहा है कि वो भूखा है और अपना पेट भरने के लिए खाना खरीदना चाहता है, तो आपसे आप पैसा दीजिए। तो आप सबसे तार्किक उत्तर क्या देंगे। उत्तर के बदले में उसे पैसा थमा देंगे, उसे डांट कर भगा देंगे, उसे खाने का सामान देंगे या उसे अनदेखा कर देंगे। तो आमतौर पर क्या करते हैं लोग, डांट कर भगा देते हैं, या बहुत हुआ तो उसे पैसा देकर, जो ज्यादा दयालु है वो पैसा देकर चलता होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला काम बहुत कम लोग करते हैं कि उसे खाने का सामान दे। और मजे की बात यह है, यहाँ किताबों में तो सब अच्छा लगता है, किताबी लैंग्वेज में, कि आप उसे खाने का सामान दीजिए क्योंकि वो भूखा है, पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर आप उसे खाने का सामान देंगे तो अक्सर दुनिया ऐसी है कि आपको वहीं पर गालियां देना शुरू करेगी कि हमें तो पैसा चाहिए था, तुम खाने का सामान क्यों दे रहे हो। जो संसार है उसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं। तो ये भीख को बढ़ावा देना हो जाएगा ना, पैसा देना। किसी गरीब की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी जैसी आवश्यकता है उसी के अनुरूप मदद करनी चाहिए। लेकिन संसार में समय ऐसा चल रहा है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, फिलहाल आपका सी वाला आंसर होगा। यहाँ देखिए कोड लैंग्वेज में आपको जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर दिया है, और जो ऑर्डिनल है उसको आपको इसी कोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका 16वें का ए हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ट्रैक को आप कूट भाषा में 64 के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में अगर आपको नेशन को लिखना है तो कैसे लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, 100 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके बाद 18वें नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे है। कुल मिलाकर 200 प्रश्न है, तो उसमें अलग अलग सेगमेंट हैं। अब ये वाला जो है ना, ये जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है, मतलब जो आरओ वाले पद के लिए एग्जाम होगा उसके लिए है। तो इसमें आप देखिए कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, 25%। इसके बाद आप देखें ये सवाल दिया हुआ है कि एक मकड़ी 1 घंटे में किसी खंभे की कुल ऊंचाई के 62 से ही 1/2% भाग पर चढ़ जाती है। अगले घंटे में वो शेष ऊंचाई का करीब 12 से ही 1/2 भाग तय कर लेती है, प्रतिशत में दिया हुआ है। यदि इस खंभे की कुल ऊंचाई 192 मीटर है तो मकड़ी द्वारा दूसरे घंटे में चढ़ी गई जो कुल ऊंचाई है उसको आपको ज्ञात करना है दूसरे घंटे में। अब यहां देखें कि वो कितनी ऊंचाई चढ़ती है।
तो इसका कैलकुलेशन आप करिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी होगा 9 मीटर, टोटल 9 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे प्रश्न अंक बदल बदल कर कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहां कहा गया कि अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, 8 दिन चलेगा। जो 10 दिन चलता था अब ये और जल्दी फूंक देगा तो 8 दिन चलेगा। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 10v2 सेंटीमीटर है, ऐसा लिखा हुआ है, और आयतों की भुजाएं जो है वो 5 और 2 के अनुपात में है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये v कहां से आया, तो ये असल में क्या है, 10√2 सेंटीमीटर है। ये जो करनी का चिन्ह है ना वो यहां पर v में कन्वर्ट हो गया है, v नहीं है वो करनी है, अंडर रूट है। तो 10√2 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण की लंबाई है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग की दोनों जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो एक विकर्ण की लंबाई अगर दे दी है तो आपको दूसरा विकर्ण अपने आप ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई है वो 10√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप चाहें तो करनी वाला मान रख के सीधा मान भी निकाल सकते हैं। अब आयतों की भुजाओं का जो अनुपात है वो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, तो 5 और 2 दिया। यदि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, मतलब एक आकृति वर्ग है यानी स्क्वायर है और दूसरी जो है वो रेक्टेंगल है, तो अब दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, तो आयत की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप बताइए, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे, असल में 2 जानकारियां आपको यहाँ पर दी हुई हैं, तो दोनों से आप इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, 5√10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये v2 नहीं है, अंडर रूट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में n को 30 के रूप में और जो कॉट है उसको 78 के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक। अब जो पेट है उसको किस भाषा में कोडित किया जाएगा, अब कोड आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये देखिए इसमें। और 5th वाला जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 84 के रूप में उसको कोडिंग की जा सकती है। इसके बाद देखिए ए और बी का रेशियो 5:7 का है। सी और डी का रेशियो जो है वो 2a और 3b के रेशियो के इक्वल है। तो AC और BD का जो रेशियो है वो आपस में कितने के इक्वल होगा, मतलब इसका जो अनुपात है वो क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो 6वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, 50 और 147 का अनुपात है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रत्येक 5 मिनट बाद दोगुनी हो जाती है। यदि पात्र स्वयं को पूरा भरने के लिए 30 मिनट लेता है तो उसे कुल क्षमता की चौथाई मात्रा तक पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो 7th नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 मिनट लगेगा, ठीक है, 20 मिनट लगेगा। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति चॉकलेट के 4 केक और स्ट्रॉबेरी के 7 केक 900 रुपए में खरीदता है। वह चॉकलेट के केक को 15% लाभ पर, स्ट्रॉबेरी के केक को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल 30 रुपए का लाभ उसको होता है। अब एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी केक का क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ दोनों का अलग अलग बताइएगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसमें से ए वाला हो जाएगा 110 और 70, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 9th नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि कैरोसिन के 80 लीटर के मिश्रण में 30% की अशुद्धि पाई गई, और इस मिश्रण में कितना शुद्ध कैरोसिन मिलाया जाए ताकि अशुद्धि घटकर 15% रह जाए। तो 9वां वाला जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 80 लीटर, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 105 और साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए है। मूलधन आपको ज्ञात करना है, यानी ब्याज की मात्रा दे दी है और मूलधन आपसे पूछा है। तो 10th नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 500 रुपया। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे एंड बी एलोन इन, मतलब ए जो है वो एलोन यानी अकेले ही एक काम के टुकड़े को करता है 6 दिन में, और बी जो है वो अकेले उसी काम को 8 दिन में करता है। ए और बी जो है अंडरटुक टू डू इट फॉर रेट 3200 विद द हेल्प ऑफ सी। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डे, मतलब यहाँ पे सी की मदद के साथ वो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी भी उसमें मदद करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि सी को कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा। तो यहाँ आप देखें पैसा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, 400 रुपया, बढ़ जाएगा ना पैसा, तो 400 रुपया। इसके बाद देखें 12th वाले क्वेश्चन को। धारा के प्रवाह के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति करीब 2.5 किलोमीटर पर घंटा है। अब धारा के प्रवाह के विरुद्ध अगर आदमी को तैरना हो या चलना हो तो उसकी गति क्या होगी, बताइए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला 10 किलोमीटर, ठीक। धारा के विपरीत तैरने में या चलने में वैसे भी ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसमें अपने आप घट जाएगा, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा आपका 10
किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं ये आपको बताना होगा। तो ये तो आप ऐसे भी लिख कर देख सकते हैं, हालांकि इसमें ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, 20 बार लिखते हैं। इसके बाद एक दुकानदार अपने लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य का लेख अंकित करता है और चिन्हित मूल्य पर कुछ छूट प्रदान करता है, 8% का लाभ प्राप्त करता है और छूट की दर क्या है तब आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 10% की यहाँ पर जो छूट की दर है उसे हम देखते हैं। इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि y बटे एक्स का मान है 2 माइनस एक्स बटे वाई। ठीक है, मतलब ये मान क्या है, ये एक तरह से समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि y बटे एक्स है, उसके बाद है 2 माइनस एक्स बटे वाई। आपस में इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर आपसे एक वैल्यू पूछ रहा है जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें से आप एक्स कॉमन ले लीजिएगा और उसके बाद नीचे वाले सूत्र से देखिएगा कि क्या कट रहा है और प्रसार करके, मतलब इसका आप जो फार्मूला है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फार्मूला होता है सर्वसमीका वाला, उसको रख दीजिएगा। तो ऊपर नीचे जो कटे काट दीजिएगा और उसके आधार पर जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 की। जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, 1 आएगा टोटल काट पीट कर। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, एक बंदर जो है वो 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। पहला जो मिनट है उसमें वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो कितने समय में वो टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा। तो 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी इसमें अगर आप देखें तो 11 मिनट में वो पहुंचेगा। माफ कीजिएगा, जो इसका बी वाला ऑप्शन है 21 मिनट में वो पहुंचेगा। इसका जो ये वाला ऑप्शन है टोटल, मतलब वो 2 मीटर चढ़ रहा है और उसके बाद जब अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसल जा रहा है तो उसी हिसाब से इसे काउंट करेंगे, 21 मीटर होगा टोटल। इसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, अब आप बताइए। तो 17 का बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें 9 मीटर लंबा जो तार है वो खींचा जा सकता है, 4 मिलीमीटर व्यास वाला। तो इसे आपने देखा और यहाँ तक ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार।